तुम भविष्य में गए अभी 3 मिनट भी नहीं हुए और जबरदस्ती एक ग्लोबल कंपटीशन में डाल दिया गया। नाम है सभ्यता की नाव यानी सिविलाइजेशन आर्क कॉन्टेस्ट। इन भोली भाली सिविलाइजेशंस को देखकर तुम्हारे मुंह पर एक स्माइल आई। तुमने सोचा इस दुनिया को थोड़ा वॉर हैमर 40K का स्वाद चखाते हैं। बिना सोचे सीधे सबमिट कर दिया ह्यूमन सर्वाइवल प्लान, जिसमें लिखा था तानाशाही अपनाओ, लोगों को अनपढ़ रखो, अलग सोचने वालों को हटाओ, बगावत हो तो मशीनी अपग्रेड और मास पनिशमेंट, धर्म का सवाल हो तो आखिरी चर्च जलाओ और एम्पायर की सच्चाई थोपो। कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, ये दो शब्द जैसे दो जलती हुई सुइयां सीधे दिमाग में घुस गईं। तेज सिरदर्द के साथ किसी और की यादें और ढेर सारी जानकारी दिमाग में उमड़ने लगी। एक और गो हैंग था, एक लापरवाह लड़का जिसने अपनी जान तक इस कंपटीशन पर लगा दी थी, और कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले के प्रेशर में उसका हार्ट अटैक हो गया। और तुम एक राइटर दूसरी दुनिया से कुछ मिनट पहले उसके बॉडी में आ गए। ठीक है, समझ गया। तुमने इरिटेटेड होकर हाथ हिलाया, जैसे उस मैसेज को उड़ा रहे हो। पुराने बैग से एक इंजन निकाला। वो तुम्हारी सोच के हिसाब से हिस्ट्री सिमुलेट करेगा, और फाइनल स्कोर डिपेंड करेगा कि सिविलाइजेशन कितने बड़े चैलेंजेस में सर्वाइव करती है। तुम्हारी नज़र उस आखिरी लाइन पर काफ़ी देर तक रुकी। अकाउंट डिटेल्स बेहद सिंपल थी। पार्टिसिपेंट गू हैंग, स्टार्टिंग पॉइंट्स 1000, करंट स्कोर 0। एक हार मतलब गेम ओवर लिटरली। तुम खुद पर हंसे। फिर ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम खोला, देखते हैं बाकी प्लेयर्स कौन सा जानवर है। बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिख रहे थे दूसरों के ग्रैंड प्लान्स। लाइफ क्रेडल फाउंडेशन का गाया कम्युनिटी, खूबसूरत एल्स जंगल में प्रकृति के साथ नाच रहे हैं। स्टार कैपिटल का स्टेलर फेडरेशन, शानदार स्पेस पार्लियामेंट और उड़ते हुए स्पेसशिप्स। हर टॉप टीम की शुरुआत 2000 पॉइंट से। थीम प्यार, शांति, आदर्श और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तुम बिना एक्सप्रेशन के देखते रहे, उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल करती रहीं। ये कॉन्टेस्ट एक्चुअली फेयर नहीं था। 1000 पॉइंट सभी को मिलते हैं बस पार्टिसिपेट करने पर। लेकिन टॉप टीम्स के पास डबल क्यों थे? जवाब सिंपल था, उन्होंने पैसे दिए। कॉन्टेस्ट रूल्स के क्लॉज 57 सेक्शन 6 के हिसाब से मैक्सिमम 2000 पॉइंट्स ही हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही डबल रिसोर्सेज मतलब बाकियों से तेज ग्रो करना। टॉप टीम्स के पास बड़े क्रिएटिव टीम्स थे, अपने एक्सपर्ट एडवाइजर्स थे। यही सबसे बड़ी इनइक्वालिटी थी। इस कॉन्टेस्ट में भले ही बहुत प्लेयर्स थे, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल्स पहले भी अब भी बस इन बड़े टीम्स के लिए बैकग्राउंड बनते हैं। और अब तुम एक ऐसे गेम में जीतने के लिए फंसे हो जो शुरू से ही अनफेयर है। पहले वाले गू हैंग के लिए यह हाई डिफिकल्टी थी, तुम्हारे लिए ये लाइफ और डेथ का सवाल है। इस दुनिया का नॉर्मल सेफ रूट, अभी रिसोर्सेज कम हैं, सेटिंग्स पूरी नहीं, पहला राउंड ही नहीं निकलेगा, स्कोर कट होगा, सिस्टम अनइंस्टॉल होगा, मौत। शॉर्टकट ट्राई करो, जैसे बैक्टीरिया सिविलाइजेशन। शायद शुरुआत में ओरिजिनलिटी से कुछ बोनस मिले, लेकिन बाद में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। स्कोर क्लियर, सिस्टम अनइंस्टॉल। फिर मत। मतलब एक ऐसी चीज़ चाहिए जो शुरुआत में इतनी शॉकिंग हो कि ओरिजिनलिटी का ज़बरदस्त बोनस मिले और आगे भी सर्वाइव करने की ताकत हो। लॉजिक परफेक्ट हो, कोई होल ना हो, एक फ्लॉलेस सिविलाइजेशन ब्लूप्रिंट। क्या ऐसा कुछ होता है? तभी एक आइडिया, जैसे अंधेरे में बिजली चमकी, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। आंखें चमक उठी। बेशक होता है। मरने से पहले एक बड़ा दांव लगाते हैं। पांगू टेक के बैकएंड डेटा मॉनिटरिंग सेंटर में चीफ एनालिस्ट चेन चोंग अपना काम कर रहा था। तभी उसके पर्सनल चैनल पर अलर्ट बजा, चेन सर 9527 नंबर। प्लेयर एक सबॉर्डिनेट की घबराई हुई आवाज़। चेन चोंग ने तुरंत तुम्हारा डेटा पैनल खींचा। ये मॉड बाकी सबसे कम्प्लीटली अलग था। 99% नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट मॉड्यूल्स को छोड़कर सारी कंप्यूटिंग पावर एक ही चीज़ पर लगाई थी, सर्वाइवल। कॉन्टेस्ट में अजीब स्ट्रैटेजीज तो बहुत थी, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम ये रेयर था। चेन चोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। मॉडल की इनसाइड स्ट्रक्चर समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ साफ महसूस हुई। सामने से आती एक बेशर्म, खुली हुई हॉस्टाइल एनर्जी। मार्क दिस एज डीप रेड ऑब्जर्वेशन। उसने शांति से ऑर्डर दिया, जैसे ही डिक्लेरेशन सबमिट हो तुरंत सीनियर इवैल्यूएटर्स को भेजो। एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दो। 12 बजे सबमिशन विंडो बंद। सभी पार्टिसिपेंट्स का एक्सटर्नल कनेक्शन कट। फर्स्ट स्टेज चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे सामने स्क्रीन ब्लैक हो गई। तुम ऑलरेडी ऑल इन कर चुके थे, और उस सीनियर इवैल्यूएटर्स के रूम में, जो तुम्हें नहीं दिख रहा था, एक साइलेंट स्टॉर्म शुरू हो रही थी। 3 मेन इवैल्यूएटर्स, रिटायर्ड अलायंस स्ट्रेटेजिक जनरल हो यू, एक्टिव इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की चीफ सोशोलॉजिस्ट सू वेन, और पिछले कॉन्टेस्ट के विनर अब स्पेशल कमेंटेटर लिन श्वे। इन तीनों की स्क्रीन पर वो डिक्लेरेशन आया जिसे डीप रेड ऑब्जर्वेशन मार्क किया गया था। स्क्रीन पर ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट टेक्स्ट, ह्यूमन सर्वाइवल एक्ट। फिर वो इमोशनलेस वॉइस ओवर शुरू हुई। यूनिवर्स कोई केयरिंग क्रेडल नहीं है, ये कोल्ड डार्क फॉरेस्ट है। हम टिरनी को एम्ब्रेस करें क्योंकि इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। हम लोगों को इग्नोरेंट रखेंगे क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है। हम डिफरेंट थिंकर्स को पर्च करेंगे क्योंकि इससे थॉट प्योर रहती है। हम इंसानियत की तथाकथित गुडनेस को छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है यूनिवर्स की अल्टीमेट हॉरर्स के सामने। प्रोफेसर सू वेन का चेहरा शॉक से होते हुए गुस्से में बदल गया। लिन श्वे का वो हमेशा का काम स्माइल गायब था।
सिर्फ जनरल ह्यू यू थोड़ा आगे झुका, आंखें तेज, जैसे किसी अबिस से आई वॉर रिपोर्ट सुन रहा हो। और जब आखिरी लाइन आई, दूसरे यूनिवर्स से, वो ठंडा सेंटेंस, इनोसेंस प्रूव्स नथिंग, अनजान होना भी अपराध है। रूम में कंप्लीट साइलेंस था। absurd। प्रोफेसर सुवेन ने साइलेंस तोड़ा, आवाज गुस्से से कांप रही थी। ये पूरी तरह एंटी सिविलाइजेशन, एंटी ह्यूमन है। मैं सजेस्ट करता हूँ इस पार्टिसिपेंट को तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाए और साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन हो। लिन शुए ने भी आईब्राउज उठाए। ये डिक्लेरेशन बहुत एक्सट्रीम है। ये कॉन्टेस्ट के पर्पस के बिल्कुल खिलाफ है कि हम एक बेटर फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। हो यू ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन पर एक फिंगर रखी, कॉन्टेस्ट का कोर रूल पुल अप किया। वो हाईलाइटेड लाइन साफ दिख रही थी, सर्वाइवल रेजिलियंस हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो प्रोफेसर लिन शुए जी, हु यू की आवाज़ टेढ़ी थी। हमारा काम है ह्यूमन सिविलाइजेशन को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करना। और ये यंग मैन, उसने उस ब्लैक स्क्रीन की तरफ इशारा किया, एक एक शब्द बोलते हुए उसने हम सभी को सबसे प्योर, सबसे ऑनेस्ट वर्स्ट केस प्लान दिया है। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, हमें इसे सीरियसली लेना होगा। इस कॉन्टिनेंट के वेस्टलैंड पर जल्द से जल्द सारी पावर एकजुट करो। तुम टर्मिनल पे दिख रहा टाइटल देख रहे थे, एपिक लग रहा था नाम, लेकिन अपनी वो बेयर डस्टी आइडेंटिटी लेस थंबनेल के साथ बस दो शब्द बचे, ब्रोक। इतना ब्रोक कि जेब खाली और खुद भी उससे ज्यादा खाली। तुमने वो कोर इंटरफेस खोला जो हर पार्टिसिपेंट को फेस करना पड़ता है, सिविलाइजेशन ब्लूप्रिंट। ये एक वास्ट स्टार मैप जैसा ट्री स्ट्रक्चर था, हजारों ग्लोइंग डॉट्स, स्टोन एज से लेकर गैलेक्टिक ट्रैवल तक, सब कुछ रिप्रेजेंट करते हुए। चलो देखते हैं न्यू प्लेयर स्टार्टर पैक में क्या है। इंटरफेस जूम इन किया, बॉटम लेयर क्लियर दिखी। ये थे पब्लिक नोड्स, हर सिविलाइजेशन के लिए बेसिक्स। स्टोन एज ब्रांच में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, फायर मेकिंग, बेसिक फार्मिंग। सोशियोलॉजी ब्रांच में ट्राइबल सिस्टम, टोटम वर्शिप, ओरल हिस्ट्री। हर नोट पर कॉस्ट लिखी थी, 10 से 50 पॉइंट्स। नॉर्मल फ्लो ये होता, एक सेफ प्लेयर अपने 1000 पॉइंट्स को इन सब बेसिक्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, सिविलाइजेशन को स्टेबल बनाए। बहुत स्लो है। तुमने सिर हिलाया। तुम्हें इस कॉन्टिनेंट को जल्द से जल्द यूनाइट करना था। स्टोन टूल्स और ट्राइब से, वो तो टेक सैवेजेस के सामने कुछ नहीं। तुम्हारी नज़र उन बेसिक नोट से आगे गई, ऊपर की तरफ, जहाँ थे एडवांस नोट्स जैसे बेसिक बायोलॉजी वगैरह। लेकिन तुम्हारा असली टारगेट था उससे भी आगे, अभी ग्रे में दिखने वाले डिराइव नोट्स। तुमने ग्रे नोट सेलेक्ट किया, जेनेटिक एल्केमी, हाई रिस्क। डिस्क्रिप्शन, अग्रेसिव और इनह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ऑर्डिनरी लिमिट से बियॉन्ड बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं। वार्निंग, एक्सट्रीमली अनस्टेबल, क्रिएशंस आउट ऑफ कंट्रोल, जेनेटिक कोलैप्स, ये सब पॉसिबल डिजास्टर्स हैं। प्री रेक्विजिट्स, बेसिक बायोलॉजी गिव्स सेल बायोलॉजी गिव्स जेनेटिक्स बेसिक। टोटल रिसर्च कॉस्ट 700 पॉइंट्स। तुमने दूसरा नोट सेलेक्ट किया, पावर्ड एक्सोफ्रेम, मिलिट्री प्रोटोटाइप। डिस्क्रिप्शन, लीवर प्रिंसिपल्स और बेसिक पावर सोर्स से बनाया गया फर्स्ट जनरेशन आर्मर। सोल्जर की स्ट्रेंथ और कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। वार्निंग, एनर्जी एफिशिएंसी बेहद कम, स्ट्रक्चर फ्रेजाइल, मेंटेनेंस नाइटमेयर। प्री रिक्विजिट्स, बेसिक इंजीनियरिंग गिव्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेसिक गिव्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स बेसिक। टोटल रिसर्च कॉस्ट 800 पॉइंट्स। टोटल 1500 पॉइंट्स। तुमने थोड़ी खुजाई, 500 शॉर्ट हूँ, कहाँ से लाऊं? तभी एक मोमेंट आया जो बैकएंड मॉनिटरिंग सेंटर, इवैल्यूएटर्स और सभी वॉचर्स ने देखा। तुमने वो इंटरफेस खोला जहां प्लेयर्स यूजुअली अपने सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग ट्रेट्स चूज करते हैं, जैसे नेचुरली गिफ्टेड, जैसे पॉजिटिव बोनसेस। लेकिन तुम डायरेक्टली स्क्रॉल करके टॉप पर पहुंच गए, वहां जहां डार्क रेड ग्लो वाले नेगेटिव ट्रेट्स थे। इन्हें चूज करने पर पॉइंट्स खर्च नहीं होते, बल्कि सिस्टम तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। ट्रेड ऑफ, तुम्हारी सिविलाइजेशन शुरू से ही हैंडीकैप्ड रहेगी। ये उन डेस्परेट प्लेयर्स के लिए था जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन की आईब्राउज टाइट हो गई। ये क्या कर रहा है? पहले से कम रिसोर्सेज हैं और अब खुद को और मुश्किल बना रहा है। तुम्हारी उंगलियां ऑप्शंस पर स्लाइड करती गईं, फिर कुछ पर रुकी। तुमने नेगेटिव ट्रेट सिलेक्ट किया, जेनेटिक अफ्लिक्शन। इफेक्ट, तुम्हारी सिविलाइजेशन में जेनेटिक डिजीजेस की रेट परमानेंटली 50% बढ़ जाएगी। रिवॉर्ड, प्लस 150 क्रिएशन पॉइंट्स। कंफर्म, अनस्टेबल टेक्टोनिक्स। इफेक्ट, तुम्हारा होम प्लैनेट जियोलॉजिकली हाईली अनस्टेबल रहेगा। अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस परमानेंटली 100% ज़्यादा। रिवॉर्ड, प्लस 150 क्रिएशन पॉइंट्स। कंफर्म, सैक्रिफाइस वर्शिप। इफेक्ट, तुम्हारी सिविलाइजेशन नेचुरली वायलेंस, सैक्रिफाइस और कलेक्टिविज्म को ग्लोरीफाई करेगी। इंडिविजुअल लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। रिवॉर्ड, प्लस 200 क्रिएशन पॉइंट्स। कंफर्म, तीनों बैक टू बैक, बिना झिझक। लाइव स्ट्रीम में जो कुछ लोग इधर खिंचाए थे, उनके कमेंट्स फट पड़े, ये भाई कंपटीशन में आया है या परफॉर्मेंस आर्ट करने? ओपनिंग से ही खुद को हैंडीकैप कर लिया, अब खेलेगा क्या? समझ गया, यह है लेजेंडरी हेल डिफिकल्टी ओपनिंग। इवैल्यूएट रूम में प्रोफेसर सू वेन के पास वर्ड्स नहीं बचे। उनकी नज़र में ये सुसाइड था। जो सिविलाइजेशन पहले से बीमार हो, वॉल्केनो पर रहती हो और मरने का शौक रखती हो, वो पहला राउंड भी सर्वाइव करे तो मिरेकल है। लेकिन जनरल हो यू की आंखें संकरी हो गई। वो तुम्हारे हर मूव को ध्यान से देख रहे थे।
कुछ था इस सब के पीछे, एक कोल्ड क्लियर लॉजिक। तुम्हारा अकाउंट अब 1500 पॉइंट्स, तुम सेटिस्फाइड होकर अगला मूव करने लगे। और वो मूव और भी इंसेन था। तुमने सारे सर्वाइवल और डेवलपमेंट पब्लिक नोड्स इग्नोर कर दिए। एग्रीकल्चर स्किप, सोशियोलॉजी स्किप, आर्किटेक्चर स्किप। तुम्हारे वो 1500 पॉइंट्स जो सब कुछ दांव पर लगाकर मिले थे, एक ग्रीडी स्नेक की तरह बिना रुके सीधे 2 वॉर टेक चेन्स में झोंक दिए। कमांड 700 पॉइंट्स, रिसर्च बेसिक बायोलॉजी गिव्स सेल बायोलॉजी गिव्स जेनेटिक्स बेसिक गिव्स जेनेटिक एल्केमी हाई रिस्क। कमांड 800 पॉइंट्स, रिसर्च बेसिक इंजीनियरिंग गिव्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेसिक गिव्स हाइड्रोलिक सिस्टम्स बेसिक गिव्स पावर्ड एक्सोफ्रेम मिलिट्री प्रोटोटाइप। वार्निंग, आपकी सिविलाइजेशन ब्लूप्रिंट में एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर जैसे कई बेसिक सर्वाइवल एरियाज में इन्वेस्टमेंट जीरो है। सिविलाइजेशन कोलैप्स रिस्क एक्सट्रीमली हाई है। कंफर्म कंफर्म। तुम चेयर पर टिक गए, एक लंबी सांस ली। ऑल इन एक विजडम है, स्पेशली जब तुम्हारे हाथ में वर्स्ट कार्ड्स हो। हिस्ट्री सिमुलेशन शुरू हो गई। जब बाकी प्लेयर्स की स्क्रीन पर उनके लोग फायर बना रहे थे, हट्स बना रहे थे, एनिमल्स टेम कर रहे थे, तुम्हारी स्क्रीन का सीन अलग था। कोई पीसफुल विलेज नहीं, कोई ट्राइबल स्मोक नहीं, बस एक रेडिएशन डस्ट से ढका वेस्टलैंड जिसमें स्क्रैप मेटल और कंक्रीट से बनी एक बदसूरत फोर्ट्रेस खड़ी थी, धुआं उड़ा रही थी। अंदर कोई बस्ती नहीं थी बस बैर, लगभग इनसेन लैब्स और मेकशिफ्ट फॉर्जेस। रेडिएशन सूट्स पहने हुए पागल लोग वेस्टलैंड से पकड़े गए सबसे मजबूत स्लेव्स की बॉडीज में केमिकल्स इंजेक्ट कर रहे थे। उनकी दर्द भरी चीखों के बीच बॉडीज विजिबल स्पीड से बदल रहे थे। मसल्स बर्स्ट, बोन्स थिकन। जो फेल हुए वो ब्लड पडल्स में बदल गए। जो सर्वाइव किए उन्हें फोर्ज में ले जाया गया, जहां दूसरे पागल लोग क्रूड वेल्डिंग से हेवी एलॉय आर्मर उनके बॉडी से जोड़ रहे थे। हाइड्रोलिक लाइंस बाहर से दिख रहे थे जैसे एक्सपोज्ड वेन्स। कोई प्रिसिशन नहीं, कोई एलिगेंस नहीं, बस हैमर्स, वेल्डिंग गन्स और एक कोल्ड एफिशिएंसी। एक ही गोल, ह्यूमंस को कंप्लीटली टूल्स में कन्वर्ट करना। इवैल्यूएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन ने इनवॉलंटरली मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों में बायोलॉजिकल डिस्गस्ट था। ये मॉन्स्टर्स बना रहा है। स्क्रीन पर एक पेयर ऑफ जायंट्स 2.5 मीटर से ऊंचे रफ सिल्वर पावर आर्मर में भारी कदमों से बाहर निकले। हाथों में जायंट चेनसॉ एक्सेस, हेलमेट के वाइजर के पीछे सिर्फ कोल्ड डार्कनेस। ये मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये वॉर था एम्बॉडीड। सिमुलेशन में इस नई नवेली आर्मी को पहला टारगेट मिला 300 किलोमीटर ईस्ट उरल माउंटेन्स में बसा टेक सैवेज ट्राइब टिएलो। जब ये आर्मी मार्च करने लगी तो जनरल हो यू, जो अब तक स्टोन फेस थे, उनके फेस पर एक फ्लिकर ऑफ शॉक आया। उन्होंने जायंट्स की तरफ नहीं देखा, वो देख रहे थे स्क्रीन कॉर्नर में इंजन का दिया हुआ डेटा लेबल। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। होयू ने धीरे से पढ़ा, एक्सप्रेशन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स हो गया। अब समझ आया, जेनेटिक एफ्लिक्शन ट्रेड चूज करने की असली वजह वो कोई केयरलेस मिस्टेक नहीं थी, वो तुम्हारा प्लान था शुरू से। तुम अपनी चेयर पर रिलैक्स बैठे थे, जैसे घर पर बैठकर अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो। स्क्रीन पर वो थंडर वॉरियर्स आर्मी ईस्ट की तरफ मार्च कर रही थी। हर कदम से जमीन कांप रही थी। आ गया मेन शो शुरू। तुमने खुश होकर खुद के लिए इंस्टेंट कॉफी भी बना ली। लेकिन उस ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में जो तुम्हें नहीं दिख रही थी, एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर ने तुम्हारा 9527 स्क्रीन और एक टॉप कंटेंडर की स्क्रीन साइड बाय साइड लगा दी थी। उस साइड एक वेल इक्विप्ड आर्मी, गोल्डन गन्स, गोल्डन आर्मर, गॉस राइफल्स, एक वेस्टलैंड ट्राइब के खिलाफ टेक्स्ट बुक बैटल लड़ रही थी। प्रैक्टिकल फ्लैंकिंग, फायर सप्रेशन, साइड अटैक्स, सब प्रोफेशनल। कमेंट्स में भी तारीफ थी। नॉर्थ स्टार इंडस्ट्रियल, ये टैक्टिकल लेवल टू गुड, स्टडी और डिसिप्लिन्ड, यही असली वे है। और दूसरी साइड तुम्हारी स्क्रीन, कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई फॉर्मेशंस नहीं, बस एक साइलेंट ओमिनस स्टील लीजन स्ट्रेट लाइन में टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। यूरल माउंटेन्स का आउटलाइन होराइजन पर दिखने लगा। वहां था एक मैसिव फोर्ट्रेस, स्टील और कंक्रीट से बना, टीलो ट्राइब का स्ट्रॉन्ग होल्ड। कैमरा फोर्ट्रेस की वॉल पर शिफ्ट हुआ। एक नेता नियर 3 मीटर्स टॉल, आधा बॉडी मैकेनिकली मॉडिफाइड, एक जायंट लेजर कैनन कंधे पर रखे, अप्रोचिंग आर्मी को बाइनोकुलर्स से देख रहा था। बस इतने। उसने बाइनोकुलर्स नीचे किए, मुंह पर क्रूएल स्माइल। अपने मैन को ग्राउल करते हुए बोला, एक भी टैंक नहीं और टेलो ट्राइब को चैलेंज करने आए। लेकिन बॉस, ये कुछ अजीब लग रहे हैं, एक सोल्जर ने कहा। भाइयों को लेजर कैनन से अच्छे से नहला दो। सिटी वॉल पर हंसी थी। वेस्टलैंड में टफ लोग तो देखे थे, पर इतने हेडस्ट्रॉन्ग ये पहली बार था। एवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सुवेन चिंपा से बोले, गू हैंग के प्लेयर की सिविलाइजेशन में टैक्टिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस तरह की फ्रंटल अटैक जहां एनिमी को डिफेंसिव एडवांटेज हो, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। जनरल हो यू चुप रहे, बस थोड़ा आगे झुके, आंखें तेज। वो जानते थे असली मोमेंट आने वाला था। सिमुलेशन में थंडर वॉरियर्स लीजन फोर्ट्रेस से 1 किलोमीटर दूर का। फिर सबकी शॉक नजरों के सामने वो चार्ज करने लगे। कोई आर्टिलरी प्रिपरेशन नहीं, कोई टैक्टिकल कमांड नहीं, बस सबसे प्योर, सबसे सैवेज फुल आर्मी चार्ज। जमीन कांप उठी। उसी मोमेंट में कैमरा व्यू अचानक एक थंडर वॉरियर के हेलमेट के अंदर से स्विच हो गया।
ऑडियंस जैसे एक मूविंग स्टील फोर्ट्रेस के अंदर घुस गई, कानों में सिर्फ अपनी ड्रम जैसी हार्ट बीट और भारी सांसें। सामने डेटा स्ट्रीम तेजी से फ्लैश हो रहे थे। सिटी वॉल पर घबराई हुई आवाजें, फायर फायर, टीलो ट्राइब की हाउट्जर्स वॉल पर गरजी। अगले सेकंड डेंस डार्क रेड लेजर बीम्स मूसलाधार बारिश की तरह गिरी। ऑडियंस की आंखों के सामने आग, कानों में थंडरिंग एक्सप्लोजन्स। लेजर बीम्स ने एक के बाद एक चार्जिंग थंडर वॉरियर्स को हिट किया। उनके पावर आर्मर की सरफेस जलकर काली पड़ गई, लेकिन कोई नहीं गिरा, कदम तक नहीं रुके। स्टील पिघला देने वाले अटैक्स झेलते हुए वो आगे बढ़ते रहे। ये कैसे पॉसिबल है? लाइव स्ट्रीम में एक मिलिट्री कमेंटेटर चिल्लाया, वो कौन सा आर्मर है? कॉम्पोजिट सिरेमिक आर्मर भी इस लेवल की कंटिन्यूअस एनर्जी अटैक में बहुत पहले मेल्ट हो गई होती। हंसी डर में बदल गई। सब स्पीचलेस थे। ये सीन किसी भी लॉजिक को चैलेंज कर रहा था। और फिर लीजन सिटी वॉल तक पहुंच गया। जो हुआ वो और भी इंसेन था। पीओवी, थंडर वॉरियर स्क्वाड कैप्टन, कोड नेम ALPHA-1। सामने था एक मैसिव गेट, 10 सेंटीमीटर थिक एलॉय से बना, डिफेंसिव टर्रेट्स से भरा। उसने कोई वीक पॉइंट नहीं ढूंढा, बस अपना चेनसॉ उठाया, इंजन रोर किया और खुद को एक इंजीनियरिंग हैमर की तरह उस गेट में झोंक दिया। बूम! एक ऐसी आवाज जो दिमाग को चीर दे। अलॉय गेट में एक मैसिव डेंट पड़ गया। LPHA-1 रिएक्शन फोर्स से पीछे उछला, लेकिन उसका स्क्वाडमेट तुरंत आगे आया। उसी पॉइंट पर जायंट पावर हैमर से वार किया। एक बार, फिर एक बार। वॉल पर सैवेज नेता अपील था, मॉन्स्टर्स, ये मॉन्स्टर्स हैं। आखिरकार एक शार्प मेटल टेयरिंग साउंड के साथ एलॉय गेट में एक ह्यूज गैप बन गया। ALPHA-1 सबसे पहले घुसा। सामने थे डजन्स ऑफ एलीट सैवेज सोल्जर्स, पॉइंट ब्लैंक फायरिंग फॉर्मेशन। लेकिन उसने डॉज नहीं किया। एक सैवेज सोल्जर को गन समेत पैर से हेड टू टो 2 हिस्सों में किया। खून और अंदरूनी हिस्से ALPHA-1 के सिल्वर आर्मर पर बिखर गए। अटैक सीज बैटल से एक तरफा मैसेकर में बदल गई। उस मोमेंट के बाद पेस एक्सट्रीमली फास्ट हो गया। एक के बाद एक वायलेंट, ब्रूटल, इंटेंस सीन्स ऑडियंस की विजुअल नर्व्स को जोल्ट करते रहे। एक थंडर वॉरियर को एक क्रूड वॉकिंग मैक ने मैकेनिकल आर्म से पकड़ा। उसने उल्टे मैक का आर्म ही नोच लिया, फिर एक पंच से कॉकपिट के आर पार कर दिया। एक और थंडर वॉरियर का ग्रेनेड लॉन्चर फाइनली रोर करने लगा। हर शॉट किसी बॉडी को मशरूम क्लाउड ऑफ पीसेस में बदल रहा था। ALPHA-1 एक साइलेंट डेथ की तरह ऊपर बढ़ता रहा। हर रास्ते में जो आया, सबसे क्लीन, एफिशिएंट तरीके से टोन अपार्ट। आखिर में उसने एक लात से नेताज हॉल का दरवाजा तोड़ा। जो सैवेज नेता कुछ देर पहले एरोगेंटली चिल्ला रहा था, वो अब अपने स्क्रैप मेटल थ्रोन पर बैठा था, डरी हुई आंखों से इस ब्लड सोक्ड स्टील जायंट को देख रहा था। तू है क्या चीज? LPHA-1 ने जवाब नहीं दिया। बस चेनसॉ उठाया, इंजन रोर किया और एक ब्लो, सैवेज नेता और उसका थ्रोन दोनों 2 टुकड़ों में। ब्लड ने पूरी स्क्रीन लाल कर दी। बैटल खत्म। इतनी जल्दी की सांस रोक ले। लाइव स्ट्रीम डेड साइलेंस। कुछ देर बाद जनरल हु यू ने धीरे से कहा। आवाज रफ थी, लेकिन एक सप्रेस्ड एक्साइटमेंट थी। ये वॉर नहीं है, ये स्पीशीज एलिमिनेशन है। तुम्हारे प्लेयर की आर्मी और उसके एनिमीज अब सेम डायमेंशन के क्रीचर्स नहीं रहे। उसने टेक्नोलॉजी गैप से एक परफेक्ट डायमेंशनल स्ट्राइक कंप्लीट की, लेकिन सिमुलेशन यही नहीं रुकी। कैमरा स्लोली उस थंडर वॉरियर पर गई जो बॉडीज और ब्लड के बीच खड़ा था। उसने अपना हेलमेट उतारा। कोई यंग, स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था। एक ऐसा चेहरा था जो एक्सेसिव जेनेटिक एक्सेलरेशन की वजह से रिंकल से भरा था, प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार। उसकी आंखों में विक्ट्री की कोई खुशी नहीं थी, बस एक डीप एग्जॉस्शन थी और एक बेयरली विजिबल कंफ्यूजन। उसने अपने वो ब्लड स्टेन्ड स्टील लाइक हाथ देखे, जैसे किसी स्ट्रेंज मॉन्स्टर को देख रहा हो। इवैल्यूएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन ने ये मोमेंट कैच किया। उनका चेहरा, सिमुलेशन का आखिरी फ्रेम, उस प्रीमेच्योरली एज्ड कंफ्यूज थंडर वॉरियर के चेहरे पर फ्रीज हुआ। पूरा अरीना एक ईर साइलेंस में डूब गया। शॉक और अनीज का मिक्स था। तुम चेयर पर टिके हुए इंस्टेंट कॉफी का आखिरी घूंट ले रहे थे। टेस्ट कड़वा था, एग्जैक्टली उस सोल्जर की आंखों जैसा। कॉन्टेस्ट सिस्टम का चाइम बजा। सभी पार्टिसिपेंट्स की हिस्ट्री सिमुलेशन कंप्लीट। फर्स्ट राउंड चैलेंज, वेस्टलैंड यूनिफिकेशन। स्कोरिंग अब शुरू होती है। मेन स्क्रीन पर हजारों छोटे बॉक्सेस में बढ़ गया, हर बॉक्स एक पार्टिसिपेटिंग सिविलाइजेशन। स्कोरिंग ट्रांसपेरेंट होगी, आइटम बाय आइटम। कैमरा पहले गई टीम 38 पर। स्टील कॉवेनेंट बाय राइजिंग इंडस्ट्रियल। उनकी 5 DIMEN SIONAL कंपस के नंबर्स एक एक लाइट अप होने लगे। सर्वाइवल रेट 85, एक्सेलेंट। एडेप्टेबिलिटी 88, एक्सेलेंट। इंटरनल कंसिस्टेंसी 92, आउटस्टैंडिंग। ओरिजिनलिटी 75, गुड। पोटेंशियल 90, आउटस्टैंडिंग। बेहतरीन स्कोर। होस्ट शाओया की आवाज आई। स्टील कॉवेनेंट, टॉप इंडस्ट्रियल ग्रुप की बैकिंग वाली टीम। इनकी सिविलाइजेशन एक प्रिसिशन मशीन की तरह है। कमेंट्स में भी तारीफ थी, चैंपियन मटेरियल, हर आइटम इतना हाई, कमाल है। फिर कैमरा कई टॉप रैंकिंग टीम्स पर स्वीप किया, सबके बैलेंस्ड हेक्सागोनल स्कोर्स थे।
आखिरकार लाखों एक्सपेक्टिंग और कुछ शार्डन फ्रॉयड से भरी नजरों के बीच ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर ने कॉर्नर में दिखते 9527 स्क्रीन पर एक ह्यूज क्लोजअप दे दिया। तुम्हारा स्कोरिंग टाइम था। पहला डायमेंशन लाइट अप हुआ और एक ग्लैरिंग रेड नंबर जंप किया। सर्वाइवल रेट 45 बिंजेस। कमेंट, इस सिविलाइजेशन के मल्टीपल हाई रिस्क नेगेटिव ट्रेट्स जैसे जेनेटिक अफ्लिक्शन, अनस्टेबल टेक्टोनिक्स ने बेसिक सर्वाइवल को एक्सट्रीमली प्रिकैरियस बना दिया है। सोशल स्ट्रक्चर के कोलैप्स का हाई रिस्क है। लाइव स्ट्रीम में इंस्टेंटली धमाका। हाँ, 45 मर गया यार। ये तो खुद ही हेल डिफिकल्टी लेकर आया, डिजर्व करता है। अब तो कंप्लीटली क्रैश होगा। एवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सू वैन ने सिर हिलाया जैसा सोचा था। दूसरा डायमेंशन, पोटेंशियल। पोटेंशियल 38। कमेंट, ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट मॉडल एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड है। सोशल, एग्रीकल्चरल जैसे बेसिक फील्ड्स पूरी तरह अबैंडन्ड। कोर यूनिट थंडर वॉरियर्स में सीरियस जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन डेथ प्रोसेस में एंटर कर चुकी है। इस बार होस्ट चाओ या भी एक इनवॉलेंट्री साई ले गई। 38 पोटेंशियल, ये लगभग डेथ सेंटेंस है। इसका मतलब अर्ली गेम जीत भी जाए तो सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन जब सबको लग रहा था कि ये लॉस्ट है, तीसरा डायमेंशन आया। इंटरनल कंसिस्टेंसी 100 परफेक्ट। कमेंट, ह्यूमन सर्वाइवल एक्ट के कोर फिलॉसफी से लेकर सैक्रिफाइस वर्शिप सोशल ट्रेड तक, थंडर वॉरियर्स की टूल लाइक एप्लीकेशन तक, सब कुछ एक ही कोल्ड एब्सोल्युटली यूनिफाइड लॉजिक को फॉलो करता है। ये सेटअप अनब्रेकेबल है। पूरा हॉल का लाफ्टर अचानक थम गया। 100 परफेक्ट रेटिंग। कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद पहला परफेक्ट स्कोर। ऑडियंस रिएक्ट भी नहीं कर पाई कि चौथा डायमेंशन आ गया। ओरिजिनलिटी 100 एपिक। कमेंट, इस सिविलाइजेशन का डार्क प्रेगमेटिज्म मॉडल और जेनेटिक वॉरफेयर का कंप्लीटली न्यू अप्रोच एक्सेप्शनली वैल्यूएबल। रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट एपिक टायर। 2 परफेक्ट 100 एस। दोनों में से एक एपिक रेटिंग। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स अजीब तरह से रुक गए। ये अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल सबको स्टन कर गया था। 2 हेल लेवल लो स्कोर्स, 2 गॉड लाइक परफेक्ट स्कोर्स। ये कैसा स्कोर कार्ड था? इवैल्यूएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन की आईब्रोज टाइट थीं। वो इन दोनों परफेक्ट स्कोर्स को डिनाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तुमने जेन्युइनली एक्सट्रीम लेवल अचीव किया था। और जनरल होयू की आंखों में एक स्पार्क था। वो जानते थे डिसाइसिव मोमेंट अब आएगा। आखिरी डायमेंशन, अडेप्टेबिलिटी। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। अडेप्टेबिलिटी 100 परफेक्ट। कमेंट, वेस्टलैंड यूनिफिकेशन चैलेंज में इस सिविलाइजेशन ने हाईएस्ट एफिशिएंसी और मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच से कॉन्टिनेंटल यूनिफिकेशन का स्ट्रेटेजिक गोल परफेक्टली अचीव किया। इस चैलेंज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही है। 3 100 एस। पूरा हॉल कंप्लीट साइलेंस। एक ऐसा स्कोर कार्ड जो दोनों एक्सट्रीम्स पर था, जैसे कोई डेविल का विस्पर। ये इसका कैलकुलेट कैसे होगा? होस्ट शाओ या की आवाज में भी अनसर्टेनिटी थी। जनरल हो यू ने माइक उठाया। आवाज स्टेडी और क्लियर। सिविलाइजेशन आर्क के रूल्स में मॉरल जैसी कोई स्कोरिंग आइटम कभी नहीं थी। हम जज करते हैं सॉल्यूशंस की क्वालिटी। इस वेस्टलैंड यूनिफिकेशन चैलेंज में टीम 38 ने 88 का एक्सेलेंट आंसर दिया और 9527 के प्लेयर गू हैंग ने, उनकी नज़र उन 3 ग्लेयरिंग 100 पर गई, एक परफेक्ट आंसर दिया। 5 डायमेंशनल कंपास और करंट स्टेज वेट्स के बेसिस पर ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट हो रहा है। वेट करेक्शन, न्यू प्लेयर ग्रेस पीरियड, ओरिजिनलिटी वेट टाइम्स 1.5, पोटेंशियल वेट टाइम्स 0.5, 9527 गू हैंग। दिस राउंड ओवरऑल स्कोर 95.8। लीडर बोर्ड अपडेटिंग। मेन स्क्रीन पर जायंट लीडर बोर्ड रोल करने लगा। हजारों नेम्स फ्लैश होते रहे और जब लीडर बोर्ड रुका, सबने ब्रेथ रोक ली। तुम्हारा नाम वहां था। इंडिविजुअल होने की वजह से टॉप 1000 मॉन्स्टर टायर में नहीं पहुंचे, लेकिन 1000 स्टार्टिंग पॉइंट्स वाले इंडिविजुअल प्लेयर के लिए ये रैंक किसी मिरेकल से कम नहीं था। राउंड हीरो बोर्ड रैंकिंग के बेसिस पर डेवलपमेंट रिसोर्स पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस गुहान, आपको 500 डेवलपमेंट रिसोर्स पॉइंट्स मिलते हैं। तुमने देखा, अकाउंट में 0 से 500 पॉइंट्स और सिविलाइजेशन ओवरऑल रैंकिंग लाखों से सीधे 2-3-3-3। तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल आई, जैसे सब कुछ प्लान में था। पहला स्टेप सर्वाइव करना हो गया। तभी सिस्टम चाइम फिर बजी। फर्स्ट सीजन डेवलपमेंट फेज एंडेड। अब एंटरिंग ड्यूअल फेज। टोटल रैंकिंग के बेसिस पर ओपोनेंट मैच हो रहा है। स्क्रीन पर एक नया इंटरफेस पॉप हुआ। एक फैंटेसी स्टाइल सिविलाइजेशन प्रोफाइल। ओपोनेंट नंबर 2330। विंड विस्पर टीम। सिविलाइजेशन टाइप सुपरनैचुरल। कोर ट्रेड नेचर हार्मनी। ऑल थिंग्स एनिमेटेड। यूजुअल टैक्टिक्स गेरिला वॉरफेयर, ट्रैप्स, एलिमेंटल मैजिक। तुमने ओपोनेंट प्रोफाइल देखा, एक आईब्राउ उठाई। विंड विस्पर। क्यूरियसली उनके लास्ट राउंड डेवलपमेंट हिस्ट्री का हाईलाइट रील प्ले किया। स्क्रीन पर एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस वर्ल्ड था। एल्फ लाइक रेस, एंशिएंट ट्रीज पर होम्स बनाए हुए, बर्ड्स और बीस्ट्स के साथ विंड की गाइडेंस सुनते हुए। पेट्रोल्स में आयरन हार्ट ट्री स्पिरिट्स और स्विफ्ट विंड बैंशीज थे, साइलेंटली फॉरेस्ट में मूव करते हुए, एफर्टलेसली एक म्यूटेटेड जायंट बीस्ट को वापस करते हुए।
परफेक्ट जंगल कोऑर्डिनेशन। तो ये ड्रुइड स्टाइल खेल रहे हैं, तुमने थोड़ी छुई, फेस पर एक अम्यूज्ड स्माइल। ऑफिशियल कमेंट्री और लाइव स्ट्रीम कमेंट्स लगभग एक तरफा थे। 9-5-2-7 को इस बार बहुत बैड ड्रॉ मिला। होस्ट चाउया की आवाज़ में सिंपैथी थी। इवैल्यूएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन ने हेड नॉट किया। प्रोफेशनल एनालिसिस शुरू की। विंड विस्पर्स सिविलाइजेशन टिपिकल सुपरनैचुरल टाइप है, एनवायरनमेंट के साथ डीपली लिंक्ड। फॉरेस्ट टेरेन में उनके सभी यूनिट्स को मैसिव एडवांटेज मिलता है। लिमिटेड विजिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स टेरेन, ये सब हेवी यूनिट्स के लिए डेडली हैं। गू हैंग के थंडर वॉरियर्स क्लासिक हेवी असॉल्ट यूनिट्स हैं, ओपन ग्राउंड में इनविंसिबल, लेकिन नैरो डेंस फॉरेस्ट में आर्मर एक लाइबिलिटी बन जाएगी। मोबिलिटी इन्फिनिटली रिड्यूस होगी, एनिमी उन्हें आइसोलेट करके एक एक डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी लोग मॉर्निंग करने लगे, ये तो अब्रप्टली ग्राउंड हो गया यार। स्टील कैंप्स को फॉरेस्ट गोरिल्ला वॉर में भेजना टॉर्चर है। विंड विस्पर साइड तो ऑलरेडी जश्न मना रही होगी। तभी सिस्टम ने इस मैच का डिटेल सिनेरियो रिलीज किया। ड्यूल फेज एक्टिव, सिनेरियो जनरेटिंग कंप्लीट। सिनेरियो नेम बैटल बीनीथ द इटर्नल फॉरेस्ट। बैटल एनवायरनमेंट इटर्नल मिस्ट फॉरेस्ट। एनवायरनमेंट ट्रेट्स विजिबिलिटी लिमिटेड। हेवी यूनिट्स मूवमेंट स्पीड -30%। सॉफ्ट ग्राउंड लार्ज यूनिट्स के स्टक होने का रिस्क। नेचर टाइप यूनिट्स को स्टेल्थ और लाइफ रीजन बोनस। विक्ट्री कंडीशन अटैकर 9527 72 आज में फॉरेस्ट सेंटर का वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय करो। डिफेंडर 2330 72 आज तक वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करो। सिस्टम भी मेरे अगेंस्ट है। तुमने -30% मूवमेंट स्पीड देखा, फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह हल्का हंसे। ठीक है, सील्ड सिनेरियो है, मजा आएगा। तुमने फोर्स डिप्लॉयमेंट इंटरफेस खोला, ड्यूअल फेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप। प्लेयर अपनी अनलॉक्ड यूनिट्स में से स्पेसिफिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन चूज करता है। तुम्हारी यूनिट लाइब्रेरी में इस वक्त बस एक लोनली ऑप्शन था, थंडर वॉरियर प्रोटोटाइप। लेकिन इन थंडर वॉरियर्स की स्पेसिफिक फॉर्मेशन और इक्विपमेंट एडजस्ट की जा सकती थी। इंटरफेस पर सिस्टम ने बैटल एनवायरनमेंट के हिसाब से रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन भी दी थी। 80% से ज़्यादा फोर्सेस को चेनसॉ इक्विप्ड रिलेटिवली फ्लेक्सिबल असॉल्ट स्क्वाड्स में कॉन्फ़िगर करने का सुझाव था, कॉम्प्लेक्स क्लोज क्वार्टर्स एनकाउंटर्स के लिए। सबको लग रहा था यही एकमात्र चॉइस है, लेकिन तुमने वो रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन देखा भी नहीं, डायरेक्टली क्लोज किया। तुम जानते थे अपनी वीकनेस से एनिमी की स्ट्रेंथ को हिट करना, उनके रूल्स में गेम खेलना वो सुसाइड होता। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर स्लाइड होने लगी, सबकी आंखें फिर चौड़ी हो गईं। तुमने ऑलमोस्ट सारे असॉल्ट स्क्वाड फॉर्मेशंस छोड़ दिए, बस मिनिमम रखे रिजर्व के तौर पर, और उनकी जगह हैवी वेपन कॉन्फ़िगरेशंस लगाने लगे। फॉरेस्ट में हैवी वेपन्स की रेंज और मोबिलिटी तो वैसे ही लिमिटेड होगी, ये तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक बार एनिमी इन्हें घेर ले, पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे। जनरल हो यू की आईब्रोज भी फ्राउन में थी, सोचते हुए। उन्होंने प्रीवियस बैटल फुटेज पुल किया, उस अर्बन बैटल से कोई टैक्टिकल लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सपीरियंस यहाँ अप्लाई नहीं होती थी। ये इलॉजिकल था, उनकी मिलिट्री एक्सपर्टीज से भी इनकॉम्प्रहेंसिबल। तुम्हारे मूव्स जारी थे। स्पेसिफिक इक्विपमेंट सिलेक्शन में तुमने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स को भी फ्रीज कर दिया। तुमने हर हैवी वेपन स्क्वाड को 2 एक्स्ट्रा वेपन्स दिए। पहला इंपीरियल स्टैंडर्ड फ्लेम थ्रोअर, दूसरा हैवी ग्रेनेड लॉन्चर। ये पावरफुल वेपन को डिप्लॉय करने के लिए सपोर्ट स्टैंड लगाना पड़ता था, जिसका मतलब था ये मोबाइल कॉम्बैट के लिए कंप्लीटली यूजलेस था। गुरिल्ला वॉर में ये ऑलमोस्ट एक ईजी टारगेट था। बस हो गया, ये कंप्लीटली पागल है। मेन डिक्लेयर करता हूँ, सिविलाइजेशन कॉन्टेस्ट का मोस्ट कंफ्यूजिंग बिहेवियर अवार्ड विनर मिल गया। फ्लेम ट्रूप्स और फिक्स्ड गन एम्प्लेसमेंट्स फॉरेस्ट गुरिल्ला वॉर में। इसे फॉरेस्ट का मतलब समझ नहीं आया क्या? पूरे हॉल में डिसबिलीव था, लेकिन तुमने कामली कंफर्म बटन दबाया। कैमरा स्विच हुआ। विंड विस्पर टीम के प्रेप रूम में उनका नेविगेटर, एक कंपोज्ड यंग मैन, टीम मेंबर्स के सामने टैक्टिकल ब्रीफिंग दे रहा था। ओपोनेंट का डेटा सबने देखा, क्लासिक ब्लंट फोर्स फ्रंटल अटैक। फॉरेस्ट में वो ब्लाइंड और लेम है। हीरो यूनिट लियाना को मैंने सभी की पाथ्स पर एंटेंगल ट्रैप्स और मिस्ड इल्यूजन्स लगाने के लिए कह दिया है। ये पहली डिफेंसिव लाइन है। एक बार वो उसमें फंसे, हमारी विंड बैंशीज एयर से हैरास करेंगी, ट्री स्पिरिट ट्रूप्स फ्लैंक्स से शैडोज में अटैक करेंगे। याद रखो, फॉरेस्ट हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। उसके फेस पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। कैमरा फिर तुम्हारे पर्सनल पार्टिसिपेंट पॉड पर आया। सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका था। तुम रिलैक्स चेयर पर थे, बैटल शुरू होने का वेट कर रहे थे। उस लश, वाइब्रेंट, डेंजरस एंशिएंट फॉरेस्ट को देख रहे थे। चेहरे पर एक फॉक्स लाइक स्माइल जो किसी को समझ नहीं आई, जैसे वो फॉरेस्ट नहीं बल्कि केयरफुली अरेंज्ड ड्राई वुड था, बस एक स्पार्क का इंतजार करता हुआ। काउंटडाउन खत्म, ड्यूअल ऑफिशियली शुरू। सिस्टम चाइम बजी। तुम्हारी स्क्रीन हिस्ट्री सिमुलेशन मोड में स्विच हो गई, लेकिन इस बार ये सोलो शो नहीं था। स्क्रीन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। लेफ्ट साइड तुम्हारी साइलेंट थंडर वॉरियर्स लीन, राइट साइड विंड विस्पर सिविलाइजेशन की एजाइल ग्रेसफुल एल्फ ट्रूप्स। दोनों साइड्स की यूनिट साइमल्टेनियसली इटर्नल मिस्ट फॉरेस्ट बैटलफील्ड में डिप्लॉय हो गई। कैमरा प्रोफेशनली पहले विंड विस्पर के हीरो यूनिट पर गया, एल्फ रेंजर लियाना। उसका पर्सपेक्टिव ही फॉरेस्ट का पर्सपेक्टिव था। लियाना बेयर फीट से एक 1000 ईयर ओल्ड ट्री की पीक पर खड़ी थी, आइज क्लोज्ड,
विंड उसके कानों में विस्पर कर रही थी। पूरे फॉरेस्ट की पल्स उसके माइंड में क्लियर हो रही थी। वो देख सकती थी फॉरेस्ट सेंटर में वो एंशंट ट्री, और वो भी देख सकती थी फॉरेस्ट के वेस्टर्न एज पर 100 हैवी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अभी ड्रॉप हुए थे। कोल्ड स्टील और फ्यूल की स्मेल। वो आ गए। लियाना ने आंखें खोली। एमरल्ड प्यूपल्स में कोई पैनिक नहीं, सिर्फ एक हंटर की कोल्डनेस। फॉरेस्ट के एंसेस्टर सोल्स मुझे बता रहे हैं इनके दिल में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं। ये रिस्पेक्ट नहीं जानते, ये डिटोर्स नहीं जानते। उसने क्विवर से एक मूनवुड एरो निकाला, बोर चढ़ाया। विंड मेरे ट्रैप्स गाइड करेगी, वाइन्स उनके पैर बाइंड करेंगी, हॉक्स उनकी आंखें ब्लाइंड करेंगे, ये फॉरेस्ट उनकी कब्र होगी। उसने बोस्ट्रिंग छोड़ी, एरो एक साइलेंट स्ट्रीक में मिस्ट में गायब हो गई। ये किलिंग ब्लो नहीं था, बल्कि उसने अपना प्री सेट टैक्टिकल नेटवर्क एक्टिवेट किया। पूरा फॉरेस्ट जैसे जीवित हो उठा। काउंटलेस वाइन्स पॉइजनस स्नेक्स की तरह क्वाइटली अंडरग्राउंड में स्प्रेड हो गईं। डेडली स्नेयर नेटवर्क्स बन गए। टॉक्सिक मशरूम्स थंडर वॉरियर्स के पाथ में साइलेंटली ओपन हो गए। डजन्स ऑफ विंड बैंशीज विंग स्प्रेड करके हाई अल्टीट्यूड मिस्ट में साइलेंटली सर्कल करने लगी, प्री के एम्बुश जोन में आने का वेट करते हुए। एक परफेक्ट ट्रैप नेटवर्क रेडी था। लाइव स्ट्रीम में सभी ऑडियंस की हार्टबीट तेज हो गई। कमाल, विंड विस्पर का टेरेन यूटिलाइजेशन पीक लेवल पर है। थंडर वॉरियर्स फॉरेस्ट में घुसे तो डेंड है। इवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन ने भी अप्रिशिएट किया विंड विस्पर के नेविगेटर की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। फ्रंटल क्लैश अवॉइड करके अपने सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज किया है। अब सारा प्रेशर ग्लू हैंग के साइड पर है। सबकी नजरें स्क्रीन के लेफ्ट हाफ पर। देखना था वो स्टील जायंट्स इस सर्टेन डेथ ट्रैप को कैसे फेस करेंगे। लेकिन थंडर वॉरियर्स का एक्शन फिर से सबकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। कैमरा उनके कमांडर सेंटोरियन आरिक पर स्विच हुआ। लैंडिंग की इंपैक्ट से जमीन थोड़ी कांपी। आरिक लैंडिंग पॉड से निकला। हेलमेट का सेंसरी सिस्टम तुरंत एनालिसिस शुरू हो गया। एयर ह्यूमिडिटी 95%, बायो सिग्नल्स डेंस, हाई डेंजर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टेबल। डेटा स्ट्रीम की आखिरी लाइन ब्लड रेड मिशन डायरेक्टिव सब कुछ ओवरराइड करती थी। टारगेट वोल्ट्री, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 30 किलोमीटर, डिस्ट्रॉयड। एरिक के पीछे थंडर वॉरियर्स क्विकली असेंबल हो गए। एक एयर टाइट सर्कुलर फॉर्मेशन, पावर आर्मर और चेनसॉ इंजन्स का लो हम, हर एंगल से अटैक झेलने को रेडी। सबको लगा अगले सेकंड फॉरवर्ड मार्च का ऑर्डर आएगा, लेकिन वो रुक गया। 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, एक भी मूवमेंट नहीं। पूरा लीजन जैसे एक सॉलिड स्टील ब्लॉक फ्रोजन। ये कर क्या रहा है? लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चंस का फ्लड था। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एनिमी के मैजिक ने कंट्रोल कर लिया? जनरल हो यू को भी समझ नहीं आया। बैटलफील्ड पर टाइम ही लाइफ है। ये स्टेशनरी बिहेवियर कंप्लीटली बैफलिंग था। ट्री टॉप पर लियाना की आईब्राउज भी उठ गईं। ये स्टील मॉन्स्टर्स उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पेशेंट थे। उसके ट्रैप स्टैटिक थे, एनिमी के मूव करने पर एक्टिवेट होते। उनका रुकना उसकी केयरफुली प्लान्ड फर्स्ट डिफेंसिव लाइन को कंप्लीटली यूजलेस बनाना था। नहीं, इन्हें मूव करना होगा। फर्स्ट स्क्वाड जाओ, इन्हें टेस्ट करो, इन्हें उस स्टील शेल से बाहर निकालो। उसके ऑर्डर पर थंडर वॉरियर्स की पोजीशन के सामने अचानक ग्राउंड फट गई। डजन्स ऑफ ट्री स्पिरिट्स ट्विस्टेड रूट्स और वाइन से बने हेल से निकले गोस्ट्स की तरह उठे। शार्प वुडन स्पीयर्स थंडर वॉरियर्स की आउटर रिंग के सोल्जर्स पर अटैक करने लगे। आ गया। ऑडियंस एक्साइटेड हुए, लेकिन जो सीन सबने एक्सपेक्ट किया था, थंडर वॉरियर्स पियर्स्ड होते अंडरग्राउंड खिंचते, वो नहीं हुआ। एक डल टीथ ग्रेटिंग थड। ट्री स्पिरिट का वो स्पीयर जो रॉक्स तक पियर्स कर सकता था, थंडर वॉरियर के पावर आर्मर पर लगा। एक छोटा सा वाइट स्क्रैच। थंडर वॉरियर ने हिलना तो दूर, पॉज भी नहीं किया। बस नीचे देखा, चेस्ट आर्मर पर वो वाइट मार्क, जैसे कोई कॉमन फ्लाई देख रहा हो। फिर हैवी ग्रेनेड लॉन्चर उठाया। फॉर ह्यूमैनिटी, एक डीप रंबलिंग वॉर क्राई फॉर्मेशन से उठा। अगले सेकंड डेथ सिम्फनी बजी। बूम 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 बूम। एक थंडर वॉरियर स्क्वाड ने बैक पर लगे फ्लेम थ्रोवर एक्टिवेट किए। थिक जेल लाइक फ्यूल शार्प सल्फर स्मेल के साथ एक एंग्री ड्रैगन्स ब्रेथ की तरह सामने 30 मीटर्स के फैन शेप्ड एरिया को इंस्टेंटली कवर कर गई। वो वुडन ट्री स्पिरिट्स जो स्पेसिफिकली एलियंस और हेरेटिक्स को जलाने के लिए बने इस होली फ्लेम के सामने एक सेकंड भी नहीं टिके। साउंडलेस फ्लेम्स में ट्विस्ट करते तड़पते आखिरकार ब्लैक स्मोक छोड़ते ह्यूमन शेप्ड चारकोल्स में बदल गए। पहला सरप्राइज अटैक 30 सेकंड्स के अंदर विंड विस्पर साइड का पूरा स्क्वाड खत्म। ट्री टॉप पर लियाना का चेहरा पहली बार पेल हो गया। उसके प्राइड वाले फॉरेस्ट वॉरियर्स एनिमी के सामने पेपर डॉल्स जितने फ्रेजाइल थे। नहीं, इन्हें और पास नहीं आने दे सकते। उसने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली। सभी यूनिट्स रिट्रीट। विंड बैंशीज एयर स्ट्राइक रेडी करो। ब्लेड्स और एसिड से लॉन्ग रेंज वेयर देम डाउन। लेकिन जैसे ही वो एयर असॉल्ट लॉन्च करने वाली थी, एक सोल शेकिंग डीप रंबलिंग साउंड होयू के साइड की पोजीशन के सेंटर से उठा। वो साउंड जैसे जमीन की गहराई से आ रही थो। युविलियर रूम में जनरल होयू की प्यूपिल्स अचानक वाइड हो गईं।
इंपीरियल साइड के पोजीशन सेंटर पर जूम इन, स्क्रीन इंस्टेंटली क्लोजअप हुई। थंडर वॉरियर्स के सर्कुलर डिफेंसिव लाइन के अंदर वो एरिया जो 10 मिनट साइलेंस पीरियड में कंप्लीटली हिडन था, वहां कुछ लोग थे। और आर्मर नहीं, जस्ट वर्क क्लोथ्स में इंपीरियल टेक पर्सनल। वो फ्रैंटिकली एक जस्ट असेंबल्ड मैसिव ट्राइपॉड डिवाइस पर लास्ट एनर्जी लाइंस कनेक्ट कर रहे थे। वो क्लियरली एक स्मॉल स्केल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म? प्रोफेसर सू वैन ने शॉक्ड होकर कहा। नहीं वेट, वो ड्रिलिंग नहीं है, ऊपर ड्रिल बिट नहीं है। वो है जनरल हु यू की आंखें उस एक्टिवेटिंग डिवाइस पर लॉक्ड थीं। उसके माइंड में तुम्हारी वो स्ट्रेंज हैवी वेपन कॉन्फ़िगरेशन, वो बिजार 10 MINUT स्टैंड स्टिल, और सामने ये मैसिव इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, सारे क्लूज एक इम्पॉसिबल इनसेन कंक्लूजन में जुड़ गए। समझ गया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फिस्ट टेबल पर मारी। चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ था। वो शुरू से उस फॉरेस्ट में घुसने का प्लान ही नहीं बना रहा था। उसका टारगेट कभी जमीन के ऊपर का वो ट्री था ही नहीं। ट्री टॉप पर लियाना का चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया। विंड ने उसे एक सोल शैटरिंग मैसेज दिया। वो स्टील मॉन्स्टर्स, वो ब्लास्फीमर्स, वो फॉरेस्ट में नहीं आए क्योंकि उनका टारगेट जमीन खुद है। वो रोरिंग मशीन जो अभी वार्म अप हो रही थी, वो उसके वॉरियर्स पर अटैक नहीं करेगी, बल्कि उन रूट्स पर जो पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं। नहीं, कभी नहीं। एक अनप्रेसिडेंटेड एंगर और फियर उसके हार्ट को जकड़ गई। वो अब वेट नहीं कर सकती। प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं भी हो तो इन्हें किसी भी प्राइस पर इंटरप्ट करना होगा। लियाना ने आर्म्स फैलाए, एक स्काई पियर्सिंग स्क्रीच। ये लैंग्वेज नहीं था, ये फॉरेस्ट के सोल की मोस्ट प्राइमल रोर थी। एक कमांड विंड और नेचर की पल्स के थ्रू इंस्टेंटली पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो गई। फॉर द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा इटर्नल मिस्ट फॉरेस्ट उस मोमेंट में कंप्लीटली अवेक हो गया। राम, जमीन जागी। दो स्टोन जायंट्स 10 मीटर से ऊंचे हार्ड रॉक्स और 1000 ईयर ओल्ड रूट से बने डीप स्लीप से उठे। ये फॉरेस्ट की अल्टीमेट डिफेंसिव लाइन थी। हर स्टेप से जमीन कांपती थी। फॉरेस्ट की शैडोज में हंड्रेड्स ऑफ हॉर्न बीस्ट्स, शार्प हॉर्न्स, क्रिम्सन आइज, ब्लड थर्स्टी रोर्स। ये फॉरेस्ट की हिस्ट्री थी, एक अनस्टॉपेबल ग्रीन टाइड। स्काई के मिस्ट में काउंटलेस विंड बैंशीज और शैडो रेट्स डाइविंग डाउन। शार्प क्राइज जो स्टील को भी टीयर कर सकती थी। एक 3D असॉल्ट, ग्राउंड यूनिट्स, चार्जिंग होर्ड्स और एयर सपोर्ट, सब मिलकर एक ग्रीन सुनामी। चारों तरफ से थंडर वॉरियर्स की लोन सर्कुलर फॉर्मेशन पर। लाइव स्ट्रीम में सबने ब्रेथ रोक ली। टोटल ऑफेंसिव। विंड विस्पर ने फुल अटैक लॉन्च किया। ये तो स्पेक्टेकुलर है, ये फैंटेसी वॉर है। सेंचुरियन आरिक टैक्टिकल हेलमेट में इनकमिंग थ्रेट इंडिकेटर्स की फ्लड देख रहा था, एक्सप्रेशनलेस। उसकी आवाज इंटरनल कॉम्स के थ्रू हर वॉरियर तक क्वाइटली रीच हुई। डिफेंस लाइनें, हेवी ग्रेनेड लॉन्चर्स, एक्सटर्मिनाटर्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट, फ्री फायर। डिफेंस लाइन बी, फ्लेम थ्रोवर स्क्वाड्स, प्रिपेयर फर्स्ट राउंड ऑफ पर्ज। फॉरवर्ड यूनिट्स, डिफेंसिव लाइन होल्ड करो। टेक डिपार्टमेंट को टाइम दो। फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी। एक डीप रंबलिंग बैटल क्राई पोजीशन में को किया। नेक्स्ट सेकंड वॉर ब्रोक लूज। पोजीशन के फ्रंट एज पर 6 हेवी ग्रेनेड लॉन्चर्स साइमल्टेनियसली उड़, हैमो बेल्स फ्रैंटिकली स्पिनिंग, वाटरफॉल ऑफ हॉट शेल केसिंग्स। हर ग्रेनेड एक मिनी एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल की तरह चार्जिंग हॉर्न बीस्ट्स के ग्रुप में प्रिसाइजली लैंड कर रहा था। ब्लड और फ्लैश उड़ रहे थे। एक फ्रंट चार्जिंग बीस्ट को ग्रेनेड हिट हुई, पूरा अपर बॉडी इंस्टेंटली एक ब्लड क्लाउड में ब्लास्ट हो गया। उसके पीछे वाले एक्सप्लोजन्स शॉकवेव से उड़े, फिर फॉलो अप राउंड्स ने उन्हें पीसेस में तोड़ा। पोजीशन के सामने 100 METR जोन, इंस्टेंटली एक बैटलफील्ड ऑफ ब्लड टर्न। लेकिन हॉर्न्ड बीस्ट की संख्या बहुत थी। वो डेड कंपेनियंस की बॉडीज पर चढ़कर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार पहला बीस्ट, लेकिन उसका स्वागत हुआ एक हवा को चीरते पावर हैमर से। ब्लू इलेक्ट्रिक आर्क फ्लैश किया। क्रैक। बीस्ट के हार्ट स्कल एक्शेल की तरह क्रश्ड। और ज्यादा बीस्ट्स आ गए। क्लोज कॉम्बैट शुरू। थंडर वॉरियर्स ने शूटिंग छोड़ी। चेनसा एक्सिस और पावर हैमर्स एक्टिवेट किए। इंजन्स की रोर और बोन्स की क्रैकिंग इंटरट्वाइंड। एक थंडर वॉरियर को 3 बीस्ट्स ने साइमल्टेनियसली टैकल किया। उसने एक रोर के साथ पावर आर्मर के वेस्ट से मोमेंटम जनरेट किया, सबको उड़ा दिया। फिर चेनसॉ एक्स से एक एक को हलाल किया। दूसरी तरफ बूम, एक डिफेंसिव सेक्शन, उस पर खड़े 2 थंडर वॉरियर्स समेत स्टोन जायंट के स्टॉम्प से अनरिकग्नाइजेबल मेस में फ्लैटन हो गई। गैप बन गया। एक थंडर वॉरियर स्क्वाड तुरंत फॉरवर्ड हुई। हेवी ग्रेनेड गन स्टोन जायंट पर ऑलमोस्ट इनफेक्टिव थे। स्विच टू मेले, टारगेट हिज जॉइंट्स। एक वॉरियर एजाइल लेपर्ड की तरह स्टोन जायंट की स्विंगिंग आर्म डॉज करके जंप किया। चेनसॉ एक्स स्टोन जायंट के नी पर। ईयर पियर्सिंग फ्रिक्शन साउंड, स्पार्क्स। स्टोन जायंट के नी में एक डीप गैश बन गई। स्टोन चिप्स फ्लाई किए। जायंट ने एक साइलेंट रोर के साथ बैकहैंड स्लैप दिया, जैसे फ्लाई मार रहा हो। वो वॉरियर ब्रोकन काइट की तरह पीछे की डिफेंस पोजीशन क्रैश कर गया। चेस्ट आर्मर कंप्लीटली केव्ड इन, लाइफ सिग्नल इंस्टेंटली जीरो। लेकिन उसकी सैक्रिफाइस ने टीममेट्स को 0.5 सेकंड्स का ओपनिंग दिया। एक दूसरा थंडर वॉरियर स्काई से ड्रॉप हुआ। पावर हैमर
मिड एयर में ब्लू आर्क, वही डैमेज नी पर का क्रैक, एक माउंटेन कोलैप्स जैसी साउंड, स्टोन जायंट का पूरा नी जॉइंट कंप्लीटली शैटर्ड, बैलेंस गया, मैसिव बॉडी थंडरसली मेल्ट। लेकिन स्काई ऑलरेडी विंड बैंशीज की शैडो से कवर्ड था। डाइविंग डाउन करते हुए थंडर वॉरियर्स के हेलमेट सेंसर्स ग्रैब करने की कोशिश, पोजीशन एक्सट्रीमली प्रिकैरियस हो गई थी। ट्री टॉप पर लियाना ये सब देख रही थी। एक फ्लिकर ऑफ सॉरो, लेकिन उससे ज्यादा था रिजॉल्व। उसे पता था विक्ट्री का बैलेंस उसकी तरफ झुक रहा है। बस 1 मिनट और, वो स्टील मॉन्स्टर्स कंप्लीटली टॉर्न अपार्ट होंगे। ठीक उसी वक्त उसके कम्युनिकेशन चैनल में एरिक की कोल्ड आवाज फिर आई। मैं मानता हूं तुम्हारे वॉरियर्स ब्रेव है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। लियाना ने एक फ्यूरियस ग्रीफ फिल्ड रोर दी। तुम ब्लास्फेमर्स, मॉन्स्टर्स, तुम्हें लाइफ की कोई समझ नहीं। एरिक की आवाज में कोई ट्रेमर नहीं था। हम सिर्फ विक्ट्री समझते हैं, और तुम्हारी लाइफ हमारी विक्ट्री के रास्ते में है। ये आखिरी वार्निंग है, सरेंडर करो या अपने फॉरेस्ट के साथ डस्ट में मिल जाओ। लियाना का जवाब था, कभी नहीं। आरिक ने चैनल कट किया, एक नजर डाली पोजीशन सेंटर में वो मैसिव वाइब्रेशन डिवाइस, फुल्ली चार्ज्ड और मिनस ग्लो दे रहा था। एक टेक पर्सनल ने उसे रेडी सिग्नल दिया। आरिक ने फुल आर्मी ब्रॉडकास्ट एक्टिवेट किया। सभी यूनिट्स, ग्राउंड एंकर, बोल्ट्स एक्टिवेट करो, इम्पैक्ट के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट सेकेंड उसने एक्टिवेशन बटन दबाया। कोई अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन नहीं, कोई स्काई डिस्ट्रॉइंग फायर नहीं, बस एक इनविजिबल डेवस्टेटिंग सोनिक वेव पोजीशन को सेंटर मानकर वाटर सरफेस रिपल की तरह इंस्टेंटली स्प्रेड हो गई। उस मोमेंट में पूरी दुनिया जैसे म्यूट हो गई। ट्री टॉप पर लियाना को अचानक एक सोल डीप इनडिस्क्राइबेबल ड्रेड महसूस हुई। उसने नीचे देखा। जमीन एक बॉइलिंग सी की तरह साइलेंटली, वायलेंटली हिल रही थी। उसने देखा उसके पैरों के नीचे वो 1000 ईयर ओल्ड ट्री की रूट्स फ्रेजाइल ग्लास की तरह एक इनविजिबल फोर्स से इंच बाय इंच शैटर हो रही थी। उसने देखा पूरे फॉरेस्ट में लाखों ट्रीज जो वर्ल्ड ट्री की रूट से कनेक्टेड थीं, डोमिनो टाइल्स की तरह साउंडलेसली एक के बाद एक गिर रहे थे। फॉरेस्ट के सेंटर में वो एंशंट ट्री जो एक हार्ट बीट की तरह पल्स करता था, पूरी दुनिया को सपोर्ट करता था। वर्ल्ड ट्री एक साउंड निकाला, सिर्फ लियाना सुन सकती थी। पेन और डिस्पेयर से भरी एक आखिरी क्राई। उसके ट्रंक पर बॉटम से फाइन क्रैक्स अपीयर होने लगे, तेजी से स्प्रेड होते गए, और एक मोमेंट में कंप्लीटली कोलैप्स। विशाल वर्ल्ड ट्री गोल्डन फ्रैगमेंट्स की तरह हर तरफ बिखर गया। फॉरेस्ट मर गया। बैटलफील्ड पर जो ट्री स्पिरिट्स, हॉर्न्ड बीस्ट्स, विंड बैंशीज अभी थंडर वॉरियर्स से लड़ रहे थे, एक ही मोमेंट में सारी लाइफ फोर्स गायब। मूवमेंट्स फ्रीज हो गई, आंखों की रेड ग्लो बुझ गई। वो सब विदर्ड प्लांट्स की तरह गिर गए, सूखी लकड़ियां और लाइफलेस फ्लैश में बदल गए। बैटलफील्ड पर बचे बस वो सिल्वर स्टील जायंट्स जो ग्राउंड एंकर्स से जमीन पर लॉक्ड थे, और एक डेड साइलेंट वेस्टलैंड। विक्ट्री कंडीशन अचीव्ड। अटैकर 9527, दिस ड्यूअल विक्ट्री। सिस्टम का कोल्ड चाइम बजा। एम्पायर जीत गया। काफी देर बाद प्रोफेसर सुवेन ने फाइनली बोला। आवाज में एक अनडिनाइबल ट्रेमर और फियर था। वो जीत गए। उन्होंने उस स्क्रीन को देखा जो कभी लश था, अब बस रबल। उस ग्लेयरिंग विक्ट्री नोटिफिकेशन को क्वाइटली पूछा, लेकिन क्या वो सच में जीते? पार्टिसिपेंट गुहांग, करंट रैंक ब्रॉन्ज 1। फर्स्ट सीजन ड्यूअल फेज एंडेड। दिस ड्यूअल्स रिवॉर्ड कैलकुलेशन शुरू होती है। सिस्टम का कोल्ड चाइम सबको रियलिटी में वापस खींच लाया। तुमने अपना पर्सनल पैनल खोला। सिविलाइजेशन रैंक पॉइंट्स कैलकुलेटिंग। बेस विक्ट्री पॉइंट्स 10। नेक्स्ट रैंक ब्रॉन्ज 3 के लिए 82 पॉइंट्स और चाहिए। फाइनल पॉइंट्स अवॉर्डेड 18। गुहांग ने वो नंबर देखा, हेड नोट किया। 100 पॉइंट्स पर लेवल अप, मतलब कम से कम 5 और मैचेस जीतने होंगे ब्रॉन्ज 4 के लिए। ये फास्ट नहीं था, लेकिन रियलिस्टिक था। आखिरकार ये कोई छोटा अरेना नहीं था, लाखों मॉन्स्टर्स थे यहाँ। उसकी नज़र एक और मेट्रिक पर गई, ओपोनेंट रैंक बोनस। ओपोनेंट ब्रॉन्ज 4 प्लस 8 बोनस पॉइंट्स। तभी इवैल्यूएटर रूम में जनरल हो यू की आवाज ने उसके थॉट्स ब्रेक किए। उन्होंने डायरेक्टली प्रोफेसर सुवेन के क्वेश्चन का जवाब दिया। सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? एक बुक जो ब्यूटीफुल वर्ड से भरी हो, लेकिन क्राइसिस में सबसे पहले टॉर्न अपार्ट हो जाए, या एक कोल्ड सर्वाइवल सिस्टम जो मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमारी स्पीशीज को इंश्योर करे? उनकी नज़र पूरे रूम पर गई। विंड विस्पर की सिविलाइजेशन ब्यूटीफुल थी, आइडियल थी, लेकिन उस डुएल में उनकी ब्यूटी उनकी वीकनेस बन गई। फॉरेस्ट पर उनकी डिपेंडेंसी उनके डिस्ट्रक्शन की रूट बन गई। और 9-5-2-7 का प्लेयर, उन्होंने स्क्रीन पर उस साइलेंट वेस्टलैंड की तरफ पॉइंट किया। उसने हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखाई। हमारे प्रिंसिपल्स की यहाँ क्या रेलेवेंस है? मैं फिर भी इस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस जरूर देता है। इस डिबेट के पीक पर सिस्टम का चाइम फिर बजा। एक नया चैप्टर शुरू हुआ। फर्स्ट सीजन ऑल फेजेस कंप्लीट। सेकंड सीजन डेवलपमेंट फेज लॉन्चिंग। न्यू थीम अनाउंस्ड, फर्स्ट मॉन्यूमेंट सिविलाइजेशंस मार्क। इंटरप्रिटेशन। जब तुम्हारी सिविलाइजेशन ने बेसिक सर्वाइवल सॉल्व कर ली हो, इनिशियल एक्सपेंशन कंप्लीट हो, तो तुम अपनी कल्चरल सिंबल्स और सोशल स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करोगे ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके
और दुनिया को अपनी एग्जिस्टेंस का अनाउंसमेंट हो सके। ये नया थीम वॉर और सर्वाइवल से अपेरेंटली कंप्लीटली अनरिलेटेड था। कल्चरल सिंबल्स लाइव स्ट्रीम में सबकी नजरें इंस्टिंक्टिवली फिर से 9 5 2 7 स्क्रीन पर। सबके मन में सेम क्वेश्चन, एक प्लेयर जिसने अभी अभी मोस्ट ब्रूटल तरीके से एक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किया, जो बोन डीप प्रैग्मेटिज्म और एंटी कल्चर एटीट्यूड रखता है, वो अपनी सिविलाइजेशन की कल्चर कैसे बिल्ड करेगा? उसके पास कल्चर है भी, लेकिन एक्चुअली टॉप टीम से खुद की कंपैरिजन में रियल डेप्थ और ओवरऑल स्ट्रेंथ में अभी भी बहुत गैप था। एक एक स्टेप करके ये लीडर बोर्ड सभी प्लेयर्स के क्यूमुलेटिव पॉइंट्स से रियल टाइम रैंक करता था। 18 पॉइंट्स मिलने के बाद उसकी रैंक 2333 से थोड़ी और ऊपर खिसकी। ये क्वेश्चन एक जायंट स्टोन की तरह, विक्ट्री के लिए बैटलफील्ड खुद डिस्ट्रॉय करना, गोल के लिए सारे आउटसाइड रूल्स पाथ्स इग्नोर करना, क्या यही सिविलाइजेशन आर्क देखना चाहता था? सिविलाइजेशन ओवरऑल रैंक 2198, गुहैंग 135 स्पॉट्स आगे गया। ठीक है, उस रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड था। वो क्लियरली जानता था अभी भी वो बस एक एक्सप्लोसिव न्यू कमर था। अपनी शॉकिंग ओरिजिनलिटी से फर्स्ट प्राइज लिया था। गुहैंग के पर्सनल टर्मिनल पर एक क्लियर डेटा पैनल पॉप हुआ, ड्यूअल विक्ट्री। इस हार्मोनियस माहौल में ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर ने जैसे डेलिबरेटली एक स्प्लिट शॉट कॉर्नर में 9527 सिविलाइजेशन इंटरनल स्टेट को दिखाया। पोस्ट कॉन्क्वेस्ट इंडेक्स रीडिंग, तुम्हारा एम्पायर सैकड़ों डिफरेंट कल्चर्स, बिलीव्स और लैंग्वेजेस वाले सैवेज ट्राइब्स को फोर्सबली मर्ज करके बना है। सरफेस लेवल मिलिट्री यूनिटी के नीचे मैसिव फ्रैगमेंटेशन रिस्क छुपी है। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल टर्मोइल एम्पायर को इंस्टेंटली शैटर कर सकती है। पैनल पर वॉर लॉसेस, रिसोर्स एक्विजिशन जैसे नंबर्स स्क्रॉल होते रहे। आखिरकार उसकी नज़र एक प्रीवियसली इग्नोर्ड आइटम पर रुकी। रैंक 2 का लाइफ क्रेडल फाउंडेशन, गाया कम्युनिटी, उनके ब्लूप्रिंट में वर्ल्ड ट्री, 4 सीजन्स एपिक, 100 लाइफ टोटम, ड्रुइड रिचुअल्स जैसे नेचर और हार्मनी वाले नोट्स प्रायोरिटी में लिट अप हो रहे थे। फिर सबने गुहैंग का मूव देखा। बाकी सब क्रिएशन और इंक्लूजन से अपनी सिविलाइजेशन की कल्चरल कंटेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे स्टार कैपिटल का रूल ऑफ लॉ और रिपब्लिक हो या लाइफ क्रेडल का एपिक बिलीव्स, ये सब मेन स्ट्रीम चॉइसेस थे। कमेंट्स में पीस थी। उसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच खोली। इसमें थे इलेक्टेड पार्लियामेंट, थियोक्रेटिक प्रीस्ट्स, क्लैन एल्डर्स जैसे कन्वेंशनल सोशल स्ट्रक्चर नोड्स। लेकिन उसने देखा भी नहीं, क्योंकि ये ऑप्शंस उस 85% फ्रैगमेंटेशन रिस्क को सॉल्व करने में यूजलेस थे। टॉप प्लेयर्स की थिंकिंग बहुत क्लियर है। होस्ट शाओया की वॉइस में एडमिरेशन था। कमांड, 300 पॉइंट्स कंज्यूम, थॉट सेंसरशिप, ब्यूरो प्रोटोटाइप, रिसर्च कंफर्म। 2 नोड्स इंस्टेंटली लिट अप। रिसर्च क्यू में एंटर हो गए। रिसोर्सेज फिर जीरो। ये मोमेंट लाइव स्ट्रीम के थ्रू पहले नेगेटिव ट्रेड्स चूज करना कंफ्यूजिंग था, ये तो डाउनराइट चिलिंग है। इवैल्यूएटर रूम में प्रोफेसर सू वैन का चेहरा पहली बार जनरल हुओ यू से भी ज्यादा सीरियस हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा। उनकी आवाज में कंफ्यूज्ड फ्रस्ट्रेशन था। इस राउंड का थीम है कल्चरल मार्क बिल्ड करना। ये एक एडिशन प्रॉब्लम है, क्रिएशन है, फ्यूजन है, सिविलाइजेशन को रिचर बनाना है। लेकिन गू हैंग के मूव्स सब सब्ट्रैक्शन है। फोर्स्ड लैंग्वेज यूनिफिकेशन, लैंग्वेज डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, थॉट सेंसरशिप क्रिएट करना, थॉट्स की फ्रीडम को स्ट्रैंगल करने के लिए। वो एक्चुअली करना क्या चाहता है? प्रोफेसर सुवेन ने दोनों को इवैल्यूएटर्स की तरफ देखा और एक क्वेश्चन पूछा, जिससे सारे ऑडियंस की हार्ट बीट बढ़ गई। क्या वो इस कंपटीशन में एक ब्लैंक आंसर सबमिट करने वाला है? लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स उस क्वेश्चन से कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गए। सू प्रोफेसर ने एकदम सही बात कह दी। हाँ यार, बाकी सब पेंटिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कैनवस जला रहा है। तभी जनरल हुयू, जो अब तक चुप थे, सूरी बोले, आवाज लो और स्टडी। नहीं सू प्रोफेसर, आपको शायद प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझ नहीं आई। उन्होंने गुहैंग की सिविलाइजेशन का इंटरनल डेटा पैनल पुल किया, एनलर्ज किया। वो ब्लड रेड 85 क्लियरली सामने था। यहाँ देखिए, उन्होंने कल्चरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडेक्स पॉइंट किया। पिछले राउंड की यूनिफिकेशन वॉर के बाद उसका एम्पायर सैकड़ों कल्चरली डिफरेंट सैवेज ट्राइब्स को फोर्सिबली मर्ज करके बना है। 85% कल्चरल फ्रैगमेंटेशन रिस्क। बाकी प्लेयर्स के पास ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका यूनिफिकेशन जेंटल था, फेडरल था। उसका था कॉन्क्वेस्ट। जनरल हुयू की बात सुनकर सब फ्रीज हो गए। स्पेशल कमेंटेटर लिन श्वे की वो हमेशा स्माइलिंग आंखें। इस मोमेंट में एक फ्लैश ऑफ रियलाइजेशन। उन्होंने की पॉइंट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया। तो जनरल हुयू, आपका मतलब है बाकी प्लेयर्स के लिए ये कल्चरल कंस्ट्रक्शन का बोनस क्वेश्चन है, लेकिन गू हैंग के लिए उनकी आवाज रुकी, जैसे खुद के कंक्लूजन से शॉक थे। ये एक लाइफ और डेथ क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन फिर से स्प्लिट होगी या नहीं? वो कल्चरल कंटेंट बनाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। जनरल हुयू चेयर पर सेटल हुए। वो इसका हकदार नहीं है अभी। उसे पहले मोस्ट अग्रेसिव, मोस्ट ब्रूटल तरीके से सारे कल्चरल वायरसेस एलिमिनेट करने होंगे जो एम्पायर को स्प्लिट कर सकते हैं। तभी वो एक ट्रूली यूनिफाइड कल्चर बना सकेगा। ऑल पार्टिसिपेंट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंडेड। सेकेंड सीजन हिस्ट्री सिमुलेशन बिगिनिंग। दूसरे स्क्रीन्स पर वॉन्डरिंग बार्ड्स, हीरो एरिक्स, ग्रैंड टेम्पल्स, वाइट रोब्ड फिलोसोफर्स, ये सब दिखने लगे। लेकिन गू हैंग की 9 5 2 7 स्क्रीन फिर एक ग्रिम साइलेंस में थी।
सिमुलेशन में एक स्क्वाड एक न्यूली कॉन्कर्ड ट्राइब में एंटर हुई। उस ट्राइब की एक एंशिएंट हिस्ट्री थी, जायंट स्टोन टोटम वर्शिप की। स्क्वाड में थे रेगुलर इंपीरियल सोल्जर्स और कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म शार्प आइड सेंसर्स। ट्राइब के सेंट्रल प्लाजा पर सभी सर्वाइवर्स को फोर्सिबली ड्राइव करके लाया गया। सेंसर चीफ, एक कोल्ड फेस्ड मिडिल एज मैन, एक मेकशिफ्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़ा। कोई रीअश्योरेंस नहीं, कोई स्पीच नहीं, बस एम्पलीफायर उठाया। एक कंप्लीटली इमोशनलेस जजमेंट लाइक टोन में एम्पायर का फर्स्ट कल्चरल डिक्री अनाउंस किया। कमांड 200 पॉइंट्स, फर्स्ट कॉमन लैंग्वेज प्रमोशन एक्ट रिसर्च। उसकी नज़र डायरेक्टली दो न्यू नोड्स पर हुई जो यूनिफिकेशन वॉर कंप्लीट होने से न्यूली अनलॉक्ड हुए थे। डिराइव्ड नोड, फर्स्ट कॉमन लैंग्वेज प्रमोशन एक्ट, रिसर्च कॉस्ट 200 पॉइंट्स। लेकिन उसने इमीडिएटली एक्शन में लिया। पहले अपनी सिविलाइजेशन का इंटरनल डेटा पैनल खोला। पोस्ट वॉर रूटीन रिव्यू। डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट मीन्स के थ्रू पूरी सिविलाइजेशन में एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट करो, कल्चरल बैरियर्स एलिमिनेट करो, सेंट्रल अथॉरिटीज स्ट्रेंथन करो। डिराइव्ड नोड, थॉट सेंसरशिप ब्यूरो प्रोटोटाइप, रिसर्च कॉस्ट 300 पॉइंट्स। डिस्क्रिप्शन, एक सीक्रेट एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करो जो सभी थॉट्स, कल्चर्स, बिलीफ्स को मॉनिटर, रिव्यू और एलिमिनेट करे जो एम्पायर यूनिटी के अगेंस्ट हो। अच्छा, तो यही है। गु हान को फाइनली पिक्चर क्लियर हुई। सिस्टम ने कल्चरल कंस्ट्रक्शन के इस बोनस क्वेश्चन के नीचे एक रियल लाइफ और डेथ प्रॉब्लम छुपाया था। साथ ही मेन स्क्रीन का ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर क्विकली टॉप रैंक्ड प्लेयर्स के ऑपरेशन इंटरफेसेस स्कैन कर रहा था। ऑडियंस को टॉप स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस दिखा रहा था। नीचे एक डार्क क्राउड था, एक न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी थंडर वॉरियर्स के आयरन बूट्स ने फ्लैटन किया हुआ। उनकी आंखों में फियर, नमनेस और एक डीप हिडन अनब्रोकन फ्लेम। एक फिगर, स्ट्रेट ब्लैक यूनिफॉर्म, उन्हें कॉन्फिडेंट और शार्प बना रहा था। आंखों में अभी भी एक आइडियलिस्ट की वो लाइट जो रियलिटी से अभी तक पॉलिश नहीं हुई थी। उसके चेस्ट पर एक न्यू ईगल विंग बैज था, थॉट सेंसरशिप ब्यूरो का सिंबल। उसका नाम था कार्ल। एम्पायर के न्यूली एस्टैब्लिश्ड एकेडमी से टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। उसका सुपीरियर एक मिडिल एज्ड मैन, गाल पर एक बैटल स्कार, आंखें टनल लाइक डेप्थ। कार्ल यहाँ पपेट बनने नहीं आया था, वो एक एनलाइटनर बनने आया था। वो न्यूली कॉन्कर्ड पीपल को टीच करना चाहता था। जायंट स्टोन टोटम की बारबैरिक वर्शिप छोड़कर एम्पायर की रैशनल लाइट में आए। कार्ल को फील हो रहा था स्टेयर्स उसकी पीठ पर नीडल्स की तरह चुभ रही थी। ये ड्रीम्स लेकर वो अपने सुपीरियर के साथ उस मेकशिफ्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़ा। सिंपल वेपन बॉक्सेस से बना, क्रूड, लेकिन अथॉरिटी से भरा। उसके सुपीरियर को ऑब्वियसली उसकी जैसी सेंटिमेंटल फीलिंग्स नहीं थी। उसने मेटल एम्पलीफायर उठाया, वॉइस डिस्टॉर्टेड और हार्श जैसे मेटल फिक्शन अनाउंस किया। फर्स्ट, आज से सभी को एम्पायर की कॉमन लैंग्वेज सीखनी और यूज करनी होगी। 3 महीने बाद कोई भी पब्लिक प्लेस में ट्राइबल डायलेक्ट यूज करेगा, उसे वो एम्पायर की नई कल्चर की पहली ब्रिक बनेगा। उसने हाथ उठाया। पीछे के इंपीरियल सोल्जर्स ने साइमल्टेनियसली लेजर गन्स आसमान में पॉइंट किए। ट्रिगर पुल किया। एक सीरीज ऑफ शार्प ब्लास्ट, रेड बीन्स क्राउड के ऊपर डांस किए। एयर में हॉट ओजोन की स्मेल फैल गई। क्राउड का रेजिस्टेंस इस मर्सिलेस वायलेंस से फोर्सिबली सप्रेस हो गया। लेकिन कार्ल ने देखा, हर किसी की आंखों में वो अनब्रोकन फ्लेम और तेज जल रहा था। आने वाले दिन एक ईरी नॉर्मलसी में बदल गए। सरफेस पर ट्राइब ने कंप्लायंस चूज किया। वो साइलेंटली एम्पायर की लैंग्वेज सीखने लगे। अपने हैंड से वो स्टोन टोटम्स गिराए जो सेंचुरीज से खड़े थे। सब कुछ स्मूथ लगा था, लेकिन कार्ल को एक बोन डीप अनईज फील हो रही थी। उसने न्यूली इंस्टॉल्ड सर्वेलेंस नेटवर्क का यूज किया। डेड ऑफ नाइट में हर कॉर्नर पर नजर रखी और फिर उसे ट्रुथ दिखी। एक डार्क डैम्प बेसमेंट में वो ओल्ड एल्डर, एक डिम ऑयल लैम्प के अराउंड, एंशंट रिदमिक ट्राइबल डायलेक्ट में बच्चों को जो वाइड आइज से उसे देख रहे थे एंसेस्टर्स की स्टोरी सुना रहा था। जायंट बीस्ट्स को हंट करने की, फ्लड्स को डिफीट करने की। सील्ड ब्लॉक माइन केव्स में कुछ यंग वन ब्रोकन कलरफुल स्टोन्स से रफ रॉक वॉल्स पर साइलेंटली केयरफुली वो म्यूरल्स रीड्रॉ कर रही थीं जो ट्राइब की माइग्रेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड करती थीं। वो एम्पायर के इंस्ट नहीं थे, वो बस अपनी रूट्स को प्रिजर्व करना चाहते थे। कार्ल का हार्ट डीपली मूव्ड हो गया। उसने रात भर जागकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखा, अपनी फाइंडिंग्स को एक आइडियलिस्टिक सजेशन के साथ कंबाइन किया, एक जेंटलर अप्रोच अडॉप्ट करे। उसने डिटेल में बताया कि कैसे उनकी एंसेस्टर स्टोरीज को और साथ ही धीरे धीरे एम्पायर का कंटेंट भी प्लान कर सकते हैं ताकि एक जेन्युइन कल्चरल फ्यूजन हो। अगले दिन थोड़ी नर्वसनेस और उम्मीद लेकर उसने वो रिपोर्ट अपने सुपीरियर को दी। स्कारफेस मैन ने क्वाइटली पूरी रिपोर्ट पढ़ी। कोई एंगर नहीं, कोई प्रेज नहीं। फिर कार्ल देखकर एक क्वेश्चन पूछा, कार्ल, तुम्हें पता है एम्पायर के फाउंडेशन स्टोन्स किससे बने हैं? कार्ल रुक गया। पत्थर से? स्टील से? नहीं। स्कारफेस उठा, विंडो के पास गया, नीचे उस साइलेंट सिटी को देखते हुए बोला, मेमोरीज से। हजारों पुराने लोगों की मेमोरीज को क्रश करके, मिक्स करके, जलाकर बनाया गया है। हमारा काम उनकी मेमोरीज पर कुछ कार्व करना नहीं है। उसकी आवाज कोल्ड और शार्प हो गई।
हमारा काम है उनकी मेमोरीज को जड़ से उखाड़ना और उनकी जगह एम्पायर की मेमोरीज डालना। उसने वो रिपोर्ट काल के सामने फेंकी। तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। मेहनत है लेकिन बहुत नाइव है। उसने अपनी उंगली रिपोर्ट के टाइटल पर रखकर पॉइंट किया, जेंटल एसिमुलेशन स्ट्रैटेजी। तुम्हारी जेंटलनेस एम्पायर के लिए सबसे इंटॉलरेबल कंटामिनेशन है। उनके हीरो स्टोरीज में प्रोटैगनिस्ट को एम्परर बना दो, वो सोचेंगे ग्रेट एम्परर भी उनके एंसेस्टर जैसा बस एक और आइडल है जिसे वर्शिप करना है। उनके स्टोन टोटम को डबल हेडेड ईगल में बदल दो। वो एम्पायर के सिंबल को नील करते वक्त दिल में अपने ही गॉड्स को याद करेंगे। तुम्हारी काइंडनेस स्ट्रेंथ नहीं है कार्ल। उसकी आवाज में कोई मर्सी नहीं थी। ये पॉइजन है, एम्पायर के फाउंडेशन को कोरोड करने वाला डेडली पॉइजन। ये कॉन्कॉर्ड लोगों में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो एम्पायर के साथ बार्गेन कर सकते हैं, कि उनकी रूट्स किसी और फॉर्म में एम्पायर में सर्वाइव कर सकती हैं। और कोई भी पैरासाइट आखिरकार रिबेलियन में इवॉल्व होती है। स्कारफेस की आंखों में एक लाइट आई जिसने काल को चिल कर दिया। लगता है मुझे तुम्हें पर्सनली एक लेसन देना होगा, बताना होगा एम्पायर की कल्चर क्या होती है। उसने बिना किसी इमोशन के अनाउंस किया, तुम्हारी मेमोरीज वीकनेस, डिविजन और सुपरस्टिशन से भरी हैं। ये रूट नहीं है, ये डिजीज है। एम्पायर का काम डिजीज को प्रोटेक्ट करना नहीं, उसे इराडिकेट करना है। सेकेंड डिक्री, हर फॉर्म का स्टोन टोटम वर्शिप बैंड। सभी टोटम्स 3 दिन में खुद गिराए जाएं जो ना करे टोटम के साथ सेम पनिशमेंट। थर्ड, ट्राइब की हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाली सभी नोटेड स्ट्रिंग्स, म्यूरल्स, एंशिएंट टेक्स्ट 3 दिन में सेंसरशिप के लिए सबमिट करो। जो छुपाएगा थॉट पोल्यूशन क्राइम, डेथ सेंटेंस। कैमरा किसी ग्रैंड बिल्डिंग या एपिक सीन पर नहीं गया, बल्कि एक यंग मैन के फेस पर रुका। जब वो आखिरी वर्ड्स गिरे, क्राउड कंप्लीटली बॉयल हो गई। एक वाइट हेड ओल्ड मैन जायंट बीस्ट्स लेग बोन से बनी केन लेकर क्राउड से बाहर निकला। वो ट्राइब का एल्डर था। तुम हमारी जमीन छीन सकते हो, हमारे वॉरियर्स को मार सकते हो। उसकी आवाज रफ लेकिन पावरफुल थी। लेकिन हमारी मेमोरीज नहीं छीन सकते, हमारे एंसेस्टर्स की स्पिरिट नहीं। ये काल का पहला असाइनमेंट था। कैपिटल एकेडमी की एजुकेशन में एम्पायर्स ट्रूथ एक रैशनल लाइट थी, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन को ड्राइव करने वाली। ट्राइब रेजिडेंट्स को यहाँ फिर ड्राइव करके लाया गया था। उनकी आंखों में पिछले कुछ दिनों फियर और नमनेस नहीं था, बल्कि एक सप्रेस्ड रेज, जैसे वॉल्केनो इरप्शन से पहले की स्टिलनेस। काल को एयर में गन पाउडर स्मेल आ रही थी। उनसे सिंपैथी? तो भविष्य में जब उनकी सो कॉल्ड कल्चर की वजह से रेबेलियन होगी, बैटलफील्ड पर मरने वाले एम्पायर के सोल्जर से कौन सिंपैथी करेगा? तुम्हारी जेंटल एसिमुलेशन को रिजल्ट्स दिखाने में एक डिकेड या उससे भी ज्यादा लगेगा, और वो रिजल्ट्स भी नेग्लिजिबल होंगे। तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारी आइडियल्स को करप्ट कर रही है। वो ऑप्रेसिव एटमोस्फेयर हर किसी पर फिजिकली वेट की तरह पड़ रही थी। उसने ड्रॉर से एक हैवी ग्रेनेड पिस्टल निकाला। मेटल और वुड की कोलिजन से काल का हार्ट एक बीट स्किप गया। उसने देखा प्लाजा के अराउंड बिल्डिंग्स पर डार्क गन बैरल्स क्वाइटली एम हो गए थे। एक परफेक्ट क्रॉसफायर नेटवर्क, एक रेडीमेड स्लॉटर हाउस। 3 बजे सेंट्रल प्लाजा। उसके लेग्स में जैसे ब्लड जम गया हो। हर स्टेप लीड जैसा हैवी था। वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा। उस एल्डर को देखा, पिलर से बंधा हुआ, फिर भी हेड हाई। उसकी आंखें एंशिएंट वेल की तरह काम। बच्चे। एल्डर ने काल को देखकर एक्चुअली स्माइल किया। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। 3 बजे सेंट्रल प्लाजा। उस एल्डर को जिसने रेजिस्टेंस लीड किया तुम पर्सनली एग्जीक्यूट करोगे। ये ऑर्डर है, और तुम्हारा आखिरी टेस्ट भी। फॉर आवर एंसेस्टर्स। एक ग्रीफ फिल्ड फ्यूरियस रोर क्राउड से एक्सप्लोर हुई। एक यंग ट्राइबल मैन, आइज ब्लड शॉट, जैसे कोई क्रेज्ड वाइल्ड एनिमल, अपनी जैकेट से एक रस्ट कवर्ड डैगर निकाला और प्लेटफॉर्म की तरफ चर्च किया। क्राउड इंस्टेंटली इग्नाइट हो गई। उनसे लड़ो, इन एम्पायर के डॉग्स को मारो। रेबेलियन जैसे अंडरग्राउंड फ्लड थंडरसली बर्स्ट हुई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर स्कारफेस ने हेड भी नहीं घुमाया। बस इतनी फास्ट स्पीड से एक क्लीन शार्प गन शॉट केओस के बीच कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस। वो यंग मैन जो सबसे आगे था, फॉरहेड पर एक चार्ड होल, फेस पर की रेज परमानेंटली फ्रोजन, बॉडी स्टिफली बैकवर्ड फेल। स्कारफेस ने उस बॉडी की तरफ देखा भी नहीं, बस हाथ उठाया इंटरनल कॉम्स में साइबेरियन कोल्ड वेव से भी ठंडी आवाज में एक वर्ड बोला, पर्ज। नेक्स्ट सेकंड डेथ डिसेंडेड। पोजीशन पर डिप्लॉय किए गए 6 हैवी ग्रेनेड गन्स साइमल्टेनियसली रॉड। वो गन साउंड नहीं था, वो ग्रिम रीपर की रोड थी। एमो बेल्ट्स फ्रैंटिकली स्पिनिंग। जायंट कैलिबर ग्रेनेड्स हेल स्टॉर्म की तरह डेंस क्राउड में क्रैश होने लगे। एक रेजिस्टिंग ट्राइबल मैन इंस्टेंटली एक ब्लड एक्सप्लोजन में ब्लास्ट हो गया। उसके साइड के 3-4 लोग एक्सप्लोजन, शॉक वेव और फ्लाइंग श्रैपनल से डायरेक्टली स्कैटर्ड। प्लाजा 1 सेकंड से कम में एक ब्लड एंड फ्लैश ग्राइंडर में बदल गया। फिर आई फायर। 2 फ्लैंक्स पर डिप्लॉयड हेवी फ्लेम थ्रोअर्स ने 30 MET या लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ थिक फायर रिलीज किए। जेल लाइक फ्यूल जहां भी गया, वुडन स्ट्रक्चर्स हों या ह्यूमन बॉडीज, इंस्टेंटली इग्नाइट हो गए। एगनाइजिंग स्क्रीम्स फायर में उठे और जल्द ही क्रैकलिंग फ्लेम्स की साउंड में ड्राउन हो गए। कोई क्रॉस फायर नहीं, कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई बैक एंड फोर्थ नहीं, बस एक कंप्लीटली वन साइडेड एफिशिएंट मैसेकर। काल नम्बली ये सब देखता रहा।
वो लोग जो कल तक जीते जागते थे उसकी आंखों के सामने चार्ड डिसमेंबर्ड बॉडीज में बदल गए। उसकी वर्ल्ड व्यू, उसके आइडियल्स, उसकी सारी बिलीफ्स इस मोमेंट में उठती फ्लेम्स और शार्प ब्लड स्मेल ने कंप्लीटली जलाकर क्रश करके राख कर दिया। सप्रेशन 5 मिनट से कम में एंड हुई। प्लाजा पर इंपीरियल सोल्जर्स के अलावा एक भी इंसान खड़ा नहीं था। स्कारफेस आया कंप्लीटली ब्लैंक कार के पास, कुछ नहीं बोला, बस वो स्टिल हॉट ग्रेनेड पिस्टल फिर उसके हाथ में थमाया। फिर उसका हाथ उठाया, उस एल्डर की तरफ एम करवाया जो इस हेल में भी पिलर पर बंधा हुआ था, कलरलेस। अभी उस मैन की आवाज़ डेविल्स विस्पर की तरह उसके कान में गूंजी। कार्ल ने स्लोई मुड़कर देखा। उसकी आंखें ऑलरेडी हॉलो, नम्ब, वो आखिरी स्पार्क जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो गई। उसने उस ओल्ड मैन को देखा, फिर एक्सप्रेशनलेसली ट्रिगर पुल किया। एग्जीक्यूशन के बाद स्कारफेस आया, कार्ल के शोल्डर पे हाथ रखा, जैसे कंसोल कर रहा हो, जैसे ब्लेस कर रहा हो, वेलकम टू द एम्पायर चाइल्ड। फिर उसकी नज़र प्लाजा सेंटर में उस पाइल पर गई, वो सब कुछ जो ट्राइब की हिस्ट्री और आइडेंटिटी था, कॉन्फिस्केटेड और डम्प्ड। जाओ, उस गार्बेज को जला दो। टाइम उस मोमेंट में जैसे इन्फिनिटली स्ट्रेच हो गया। तभी कार्ल का बॉडी वायलेंटली सड़क गया। फियर कंटेजियस होता है, एल्डर ने क्वाइटली कहा। वो तुम्हें भी एक ऐसा पपेट बना देगा जो अपने डर को हाइड करने के लिए वायलेंस करे। चुप। कार्ल के पीछे स्कारफेस ने हार्शली बात किया। उसने वो कोल्ड ग्रेनेड पिस्टल कार्ल के हाथ में पुश किया। एग्जीक्यूट। कार्ल ने स्लोली अपना ट्रेम्बलिंग हैंड रेज किया। गन बैरल एल्डर के हार्ट पर एम। उसने नीचे देखा, डजन्स ऑफ आईज, एंगर, हेट्रेड और प्लीडिंग। उसे सफोकेट होने का फील हुआ। और एक ऐसी रिबेलियन जो हमारी रूल को ओवरटर्न कर सकती है, उसे बस एक रात चाहिए, एक लाए, एक एंसेस्टर्स ड्रीम। मैन की आवाज़ कोल्ड हार्ड हो गई। एम्पायर के पास तुम्हें एक 100 ईयर्स वेस्ट करने का टाइम नहीं है। कार्ल उस पाइल के सामने आ गया। एक सोल्जर के हाथ से उसने टॉर्च ले लिया। कार्ल मुड़ा, उसकी आंखें ऑलरेडी हॉलो और नम्ब। वहाँ था एक माउंटेन हाई पाइल, ट्राइब के रिकॉर्ड्स, एंशंट कार्विंग्स, टोटम्स, एक सिविलाइजेशन को उसकी मेमोरी के लेवल पर कंप्लीटली इरेज करने का वो मोमेंट था। सिमुलेशन का कैमरा उस पाइल पर गया। फ्लेम कार्ल की ऑलरेडी लाइफलेस प्यूपिल्स में क्वाइटली फ्लिकर कर रही थी। नॉटेड स्ट्रिंग्स पर हीरोज की बर्थ और डिजास्टर्स की रिकॉर्ड्स, एंशिएंट कार्विंग्स पर वो एंसेस्टर्स जिन्हें हजारों साल से वर्शिप किया गया। फिर उसने टॉर्च थ्रो किया। फ्यूल सोक्ड एनिमल हाइड्स और वुड एक इंस्टेंट में इग्नाइट हो गए। एनिमल हाइड स्क्रोल्स जो ट्राइब की माइग्रेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे। फ्लेम्स की ग्लो उसके यंग नम फेस को इल्यूमिनेट करती रही। अगले दिन सिमुलेशन का कलर और भी कोल्ड और ग्रिम हो गया। स्कार फेस अब कंप्लीटली हॉलो आइड, एक लाइफलेस पपेट जैसे काल को लेकर सिटी के सेंट्रल प्लाजा में फिर आया। प्लाजा का ब्लड वॉश हो चुका था, लेकिन एयर में एक अनडिसिपेटिंग स्मेल ब्लड और ऐश का मिक्स अभी भी था। प्लाजा के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक बसाल्ट मोनोलिथ, कोई कार्विंग्स नहीं, कोई डेकोरेशंस नहीं, स्लोली क्रेन से इंस्टॉल रहा था, एक ब्लैक ब्लेड की तरह स्काई को पियर्स करता हुआ। अथॉरिटी, कोल्डनेस और अनक्वेश्चनेबल पावर से भरा। देखो कार्ल, स्कार फेस ने उस इंस्टॉल होते मोनोलिथ की तरफ पॉइंट किया। आवाज़ टाइट थी। वो ऐश, वही इसकी फाउंडेशन है। और ये कार्ल ने साइलेंटली देखा। इस पर कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कोल्ड है, हार्ड है, हमेशा ऊपर पॉइंट करता है। ये हर उस पर्सन को जो इसे देखे बस एक थिंग बताता है। मैन की आवाज़ फाइनल जजमेंट की तरह, ओबे और लुक अप। सिमुलेशन उस मोमेंट में स्लोई फेड हो गया। लास्ट फ्रेम उस मोनोलिथ पर फ्रीज हुआ। सेकेंड सीजन, डेवलपमेंट फेज, हिस्ट्री सिमुलेशन कंप्लीट। इवैल्यूर रूम में कंप्लीट साइलेंस था। काफी देर बाद प्रोफेसर सू वेन ने स्लोली बोला। उनकी आवाज में एक डीप सैडनेस और हेल्पलेसनेस था। वो सक्सीड हुआ। उसने मोस्ट बारबैरिक तरीके से मोस्ट सिविलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसने जो बनाया वो कल्चर नहीं है, ये एक एंटी कल्चर है। फॉरगेटिंग को फाउंडेशन मानकर बनाई गई एक एब्सोल्यूट यूनिटी ऑर्डर। उन्होंने जनरल ह्यूयू की तरफ देखा। आंखों में पेन था। ये डेटा बहुत डेंजरस है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को डिनाई नहीं कर सकता। जनरल ह्यूयू ने इस बार कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, बस ग्रेवली हेड नॉट किया। उसने अपने एम्पायर से हर वो टूथ पुल कर दिया जो आइडियोलॉजिकल रिबेलियन का सोर्स बन सकता था। प्राइस ब्रूटल था, लेकिन सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से उसकी सिविलाइजेशन पहले से ज्यादा सॉलिड हो गए है। गुहान का स्कोरिंग पैनल पॉप हुआ। सर्वाइवल रेट 60 पास। सोशल स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स अभी भी प्रेजेंट है। पोटेंशियल 42। थॉट सप्रेशन ने सिविलाइजेशन के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को और रिड्यूस किया। इंटरनल कंसिस्टेंसी 100 परफेक्ट। ओरिजिनलिटी 98। एंटी कल्चर अप्रोच ने फिर ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा दिया। अडेप्टेबिलिटी 100 परफेक्ट। कल्चरल फ्रैगमेंटेशन को परफेक्टली सॉल्व किया। फिर एक और एक्सट्रीमली हाई स्कोर। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स एक लॉन्ग साइलेंस के बाद फाइनली एक्सप्लोड हुए। ये भी हाई स्कोर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, अभी भी नहीं समझे? ये बंदा रूल्स की स्टील वायर पर डांस कर रहा है। हर स्टेप मैक्सिमम एफिशिएंसी से प्रॉब्लम सॉल्व। ये कल्चर क्वेश्चन नहीं था, ये सर्वाइवल क्वेश्चन था। गु हांग भाई, रेस्पेक्ट।
राउंड हीरो बोर्ड अपडेटिंग, करंट रैंक 1874, फिर जंप। राउंड हीरो बोर्ड रैंकिंग के हिसाब से डेवलपमेंट रिसोर्स पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस गुहांग, 500 डेवलपमेंट रिसोर्स पॉइंट्स। गुहांग ने अपना रिप्लेनिश्ड अकाउंट देखा और वो ब्लैक मोनोलिथ, एक स्माइल जो सिर्फ वो खुद समझता था। तभी सिस्टम चाइम फिर आई। सेकेंड सीजन, डेवलपमेंट फेज एंड, ड्यूअल फेज स्टार्टिंग, टोटल रैंक के बेसिस पर ओपोनेंट मैचिंग। मैचिंग कंप्लीट। गू हैंग की स्क्रीन पर एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल ओपोनेंट प्रोफाइल आया। ओपोनेंट रैंक 1865, होली शील्ड सिविलाइजेशन, टाइप सुपरनैचुरल, कोर ट्रेड्स नाइट्स कोड, होली लाइट फेथ, स्ट्रिक्ट हायरार्की, कॉमन टैक्टिक्स हैवी आर्मर्ड इन्फेंट्री फैलैंक्स, नाइट चार्ज, होली लाइट ब्लेसिंग। लाइव स्ट्रीम में सबने ब्रेथ रोका। थंडर वॉरियर्स का एक हैमर और तुम्हारा गेम ओवर। फायर वॉर, लेकिन होली लाइट ब्लेसिंग फिजिकल डैमेज रिड्यूस करता है। ग्रेनेड गन्स और चेनसॉ एक्सेस की एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी। उसने ओपोनेंट का हिस्ट्री हाईलाइट रील खोला। स्क्रीन पर एक मिडीवल ग्लोरी और ऑर्डर से भरी दुनिया थी। होली शील्ड, इनका सिस्टम ऑलमोस्ट परफेक्ट है, कोई ऑब्वियस वीकनेस नहीं। स्काई में 10 मीटर से बड़े जायंट हॉक्स लैंस होल्डिंग नाइट्स कैरी करते हुए स्ट्रीक की तरह गुजरे। गुहांग ने थोड़ी छुई, चेहरे पर वो एक्साइटमेंट जो वर्दी ओपोनेंट मिलने पर होती है। हाँ, और थंडर वॉरियर्स के पास एयर कंट्रोल नहीं है। एयर सुपीरियरिटी कंप्लीटली होली शील्ड की साइड में है। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में जब दोनों के प्रोफाइल्स साइड बाय साइड आए, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हीटेड हो गया। इस बार एक तरफा नहीं था, क्लियरली टू कैंप्स बन गए थे। जनरल होयू के नेचर में भी पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट था। इस बार गुहांग को जेन्युइनली टफ ओपोनेंट मिला है। उनकी आवाज फुल अरीना में गूंज गई। क्लासिक आयरन ट्रायंगल, इन्फेंट्री, कैवलरी, एयरफोर्स। पिछली बार वो जंगल गुरिल्ला वाली ड्रोइड से काफी हार्डर है। डुअल फेज एक्टिव, सिनेरियो जनरेटिंग, जनरेशन कंप्लीट। सिनेरियो नेम किंग्स वैली वॉर, बैटलफील्ड एनवायरनमेंट ओपन प्लेन्स, एनवायरनमेंट ट्रेट्स फ्लैट टेरेन, नो कवर। बैटलफील्ड सेंटर में एक स्टैंडअलोन हिल, किंग्स पीक। विक्ट्री कंडीशन, ड्यूअल एंड होने पर किंग्स पीक की हिल टॉप ऑक्यूपाई करो और अपना फ्लैग प्लांट करो। हिल कैप्चर। गुहांग ने वो सिंपल ब्रूटल विक्ट्री कंडीशन दिखा। एक अम्यूज स्माइल, मुझे पसंद है। उसने फोर्स डिप्लॉयमेंट इंटरफेस खोला। सबकी नजरें यहाँ थी। एक ऑलमोस्ट नो वीकनेस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट वो क्या स्ट्रैटेजी लाएगा। लेकिन गुहांग का मूव फिर से सबकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। थंडर वॉरियर्स, उसकी ओनली फोर्स यूनिट, सेम। लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मेशन में उसने एक डिसीजन लिया जो हर मिलिट्री एंथुजियास्ट को कंफ्यूज कर देता। उसने आधे से ज़्यादा फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट्स छोड़ दिए और उनकी जगह वैल्यूएबल फोर्स स्लॉट्स में टेक्निकल इंजीनियर्स और हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट टीम्स भर दिए। क्या? इवैल्यूएटर रूम में जनरल होयू का बॉडी फॉरवर्ड लर्च हुआ। स्क्रीन को डेथ स्टेयर, जैसे कंफर्म कर रहे हों कि रॉन्ग देख तो नहीं रहे। वो क्या कर रहा है? उसने हाफ कॉम्बैट स्ट्रेंथ को इंजीनियर्स से रिप्लेस कर दिया। प्रोफेसर सू वेन भी कंप्लीटली स्टन्ड। ये हिल कैप्चर ड्यूल है। ज़्यादा सोल्जर्स चार्ज के लिए नहीं ले जाना, बल्कि लॉजिस्टिक्स यूनिट्स लेकर जाना। वो एक्चुअली क्या करना चाहता है? गुहांग का ऑपरेशन जारी था। इक्विपमेंट सिलेक्शन में और भी आउटरेजेस। उसके लिमिटेड थंडर वॉरियर्स के लिए कोई न्यू वेपन्स नहीं, बल्कि उन हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट टीम्स को लोड किया गया वो आइटम्स जो सबको इस बैटल से कंप्लीटली इरेलेवेंट लगे। पोर्टेबल एलॉय बैरियर्स, मेन फ्रेम F500, ऑटोमेटिक रिवेट गन F200, क्विक ड्राई कॉन्क्रीट 100 टन्स। लाइव स्ट्रीम में एक स्टंट साइलेंस। अगर पिछली बार फ्लेम थ्रोअर कॉन्फ़िगरेशन कंफ्यूजिंग था, तो इस बार ये कंस्ट्रक्शन साइट कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीटली बैफलिंग है। भाइयों, मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 9-5-2-7 वॉर नहीं, कंस्ट्रक्शन करने आया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये बैटल में जाकर मकान बनाएगा क्या? मेन डिक्लेयर करता हूँ, इस आदमी को समझना छोड़ दिया। बस देखना है अब वो क्या निकालता है। इस कंप्लीट कंफ्यूजन के बीच गुहांग ने कामली कंफर्म बटन दबाया। कैमरा स्विच हुआ। होली शील्ड टीम की प्रेप रूम में उनका नेविगेटर, एक फर्म फेस्ड मिडिल एज्ड मैन, कॉन्फिडेंटली अपनी टीम को टैक्टिक्स ब्रीफ कर रहा था। ये प्लेन वॉरफेयर है, हमारा होम ग्राउंड। टैक्टिक्स सिंपल है। टेम्पल नाइट्स होली शील्ड फैलैंक्स फॉर्मेशन में फ्रंटली एडवांस, स्टडी, डिसिप्लिन्ड। स्काई नाइट्स नॉर्थ और साउथ फ्लैंक से एयर सप्रेशन, उनकी कोई भी फ्लैंकिंग रूट कट करो। होली प्रीस्ट्स रियर में ब्लेसिंग्स मेंटेन करो। हमारी फॉर्मेशन अनब्रेकेबल रहनी चाहिए। हम एक ग्लोरियस किंग वर्दी विक्ट्री से सबको बताएंगे। उसकी आंखों में लाइट थी, असली नाइट्स वे क्या होती है। कैमरा फिर गुहांग के पॉड पर। सब कॉन्फ़िगर हो चुका था। वो रिलैक्स चेयर पर था, उस वाइड ओपन प्लेन देख रहा था और बीच में वो लोन हिल। उसके फेस पर एक स्माइल, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन फैनाटिक अपनी परफेक्ट प्रोजेक्ट साइट देख रहा हो। काउंटडाउन ओवर, ड्यूअल स्टार्ट। और गुहांग का सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट करती है वायलेंस, कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन। ये होने वाला है एक मोस्ट प्योर क्लैश ऑफ आइडियल्स। सबकी एक्सपेक्टेशन में सिस्टम ने सिनेरियो डिटेल्स रिलीज किए। होली शील्ड सिविलाइजेशन, क्लासिक हैवी आर्मर फॉर्मेशन। उनका कोर टेम्पल नाइट फैलैंक्स प्लेन टेरेन पर डिप्लॉय होने के बाद
फ्रंटल डिफेंस ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। और गू हैंग ने टर्मिनल पर पॉप हुई न्यू ओपोनेंट डेटा देखी, एक इम्प्रेस्ड विसल निकला। उसने होली शील्ड डेटा में होली लाइट आइकन पॉइंट किया। उनकी होली लाइट ब्लेसिंग ट्रूप्स की सस्टेन कॉम्बैट एबिलिटी को ग्रेटली बूस्ट करती है और प्योर फिजिकल डैमेज को इफेक्टिवली रिड्यूस करती है। ये थंडर वॉरियर्स के ब्लंट फोर्स अटैक स्टाइल के लिए बहुत लीथल काउंटर हो सकता है। प्रोफेसर सू वेन ने भी ऐड किया एग्जैक्टली। सिविलाइजेशन फिलॉसफी में होली शील्ड रिप्रेजेंट्स ग्लोरी, ऑर्डर एंड शिवल्री। हेवी फुल प्लेट आर्मर, जाइंट सोर्ड्स, टावर शील्ड्स, टेम्पल नाइट्स बैटलफील्ड पर स्क्रीन पर होली प्रीस्ट्स वाइट रोब्स में एंशिएंट चांट्स गा रहे थे। सॉफ्ट गोल्डन लाइट कंटिन्यूसली नाइट्स पर फॉल कर रही थी। वूंड्स विजिबल स्पीड से हील हो रहे थे। होली लाइट ब्लेसिंग एक्टिव, ऑल यूनिट्स फिजिकल डैमेज रिडक्शन प्लस 20% स्लो लाइफ रीजनरेशन। स्काई में डजन्स ऑफ मैसिव स्काई हॉक्स, विंग स्प्रेड, क्लाउड पियर्सिंग स्क्रीच के साथ किंग्स वैली बैटल जोन पर दोनों साइड्स जैसे एक इनविजिबल हैंड से वास्ट प्लेन के ऑपोजिट एंड्स पर प्लेस हो गए। कैमरा ने पहले कैप्चर किया एक रोलिंग गोल्डन लाइट। सिस्टम चाइम ने लास्ट कनेक्शन कट किया। गोल्डन लाइट होली आर्टिफैक्ट से लोटस की तरह स्प्रेडिंग लेयर बाय लेयर एंटायर फैलेंक्स को एनवेलप करती गई। फॉर होली लाइट्स ग्लोरी, फॉर इटर्नल ऑनर, फुल आर्मी फॉरवर्ड मार्च। कमांड थंडर की तरह क्लाउड्स को पियर्स करता हुआ यूनिफॉर्म वॉर ड्रम्स के साथ फ्रंट रो के टेम्पल नाइट्स ने हेवी टावर शील्ड्स उठाए, एक स्लोली मूविंग गोल्डन माउंटेन की तरह किंग्स पीक की तरफ एडवांस करते हुए। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए, यही है रियल आर्मी, यही है रियल फोर्स। स्क्रीन भर गया एडमिरेशन से। थंडरिंग स्टील और अर्थ की कोलिजन, डल बूमिंग साउंड्स। लेकिन दूसरी साइड वो थंडर वॉरियर्स ग्रेनेड गन्स वाले वाइल्ड वॉरियर्स नहीं थे। वो एक टेरिफाइंगली एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन क्रू थे। फास्ट पेस्ड मोन्टाज शॉट्स में वो मैसिव स्टनिंग सीन, एक थंडर वॉरियर स्क्वाड एक डेफिनिंगली लाउड स्मॉल न्यूमैटिक बोरिंग मशीन ड्राइव कर रहा था। हेवी एलॉय फाउंडेशंस इस मैकेनिकल बीस्ट से रिलेंटलेसली ड्रिवन जैसे जायंट्स स्कल में नेल्ड। सेवरल मीटर्स लॉन्ग एलॉय पोस्ट ग्राउंड में डीप जा रहे थे, डर्ट और डबरी फ्लाई करते हुए। दूसरा स्क्वाड सोल्जर्स के हाथों में ऑटोमेटिक रिवेट गन्स एलॉय को स्प्रे करते हुए, हाफ मीटर थिक एलॉय बैरियर्स रैपिडली असेंबलिंग, मेटल पीसेस उनके हाथों में इंटरलॉकिंग, फायरिंग पोर्ट से भरी एक सॉलिड चेस्ट वॉल बन रही थी। क्लोज कॉम्बैट ग्राइंडर के लिए प्रिपेयर्ड। और जिन टेक्निकल इंजीनियर्स पर गुहांग ने सबसे ज्यादा रिलाई किया, वो पोजीशन सेंटर में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तेजी से लेन कर रहे थे। जाइंट फ्लडलाइट्स मड में सेटअप हो रहे थे। कुछ क्रूड लुकिंग बट एक्सट्रीमली एफिशिएंट क्रेन्स फायर अप हो गए। 10 मिनट से भी कम, सभी ऑडियंस ओपन माउथ। एक स्ट्रक्चर जो वाइल्ड ब्यूटी और इंडस्ट्रियल पंक एस्थेटिक से भरी थी, अगली आउटसाइड लेकिन एक्सट्रीम सॉलिडिटी से इस मडी बैटलफील्ड पर राइज कर गई। एक फुल स्टील फोर्ट्रेस। मैं सही देख रहा हूँ? इवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सू वेन ने इंस्टिंक्टिवली ग्लासेस रब्ट किए। वो बैटलफील्ड पर लाइव कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जनरल हो यू का एक्सप्रेशन अनप्रेसिडेंटेड, आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट। स्क्रीन को डेथ स्टेयर हर डिटेल ब्रेन में एनग्रेव करते हुए। देखो उसकी डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट, फायरिंग पोर्ट्स के प्रिसाइज एंगल्स, चेस्ट वॉल की करेक्ट हाइट, हेवी वेबल्स के क्रॉस फायर पॉइंट्स। ये एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट डिफेंसिव पोजीशन है। वो शुरू से ही एक्टिव अटैक करने का प्लान था ही नहीं। जनरल के टोन में एक इनडिस्क्राइबेबल एक्साइटमेंट था। उसी मोमेंट में बैटलफील्ड पर फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, होली शील्ड के स्काई नाइट्स इंपीरियल पोजीशन के ऊपर सोर करते हुए नीचे उस बॉइलिंग कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहे थे। लीडिंग पायलट की आंखों में एक फ्लैश, ठीक है, जैसे एक ब्रिटल पोजीशन पर 6 ग्रेनेड गन्स जो ऑलरेडी एंगल्स एडजस्ट कर चुके थे, साइमल्टेनियसली मजल्स रेज किए। गन्स ने एक शार्प रोर निकाला। फायर बर्स्ट हुई, बूम बूम बूम। कोई प्रिडिक्शन नहीं, कोई प्रिसाइज एमिंग नहीं, बस एक एयरटाइट डेथ बैराज, काउंटलेस एक्सप्लोसिव राउंड्स स्काई नाइट्स के चार्ज पाथ पर। हर ग्रेनेड डेवस्टेटिंग काइनेटिक एनर्जी और एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ हॉरिफाइंग स्पीड से विंड को टेयर करती हुई। एक डेथ कर्टन कवरिंग दी हॉराइजन। फ्रंट मोस्ट चार्जिंग स्काई नाइट, उसके होली लाइट शील्ड 3 कंसेक्यूटिव ग्रेनेड ब्लास्ट्स झेलने के बाद एक ओवरलोडेड साउंड निकाला, फ्रेजाइल ग्लास की तरह, शैटर। नेक्स्ट ग्रेनेड अनऑब्स्ट्रक्टेड डायरेक्टली नाइट को हिट किया। इंस्टेंटली एक ब्लड मिस्ट। वो नाइट सेवर्ड लिम्स के साथ अ कट पॉपेट की तरह एगनाइज्ड स्क्रीमिंग में स्काई से क्रैश होते हुए फॉल हो गया। पहले एक्सचेंज में ही 3 स्काई नाइट्स और उनके माउंट्स मिड एयर में डिस्ट्रॉयड, ब्लड रेन बनकर स्कैटर्ड। बाकी बचे नाइट्स कंप्लीटली शेकन। इंस्टिंक्टिवली माउंट्स को डेस्परेटली पुल किया, क्लम्जली डेथ नेट से पैनिक्ड एस्केप। फर्स्ट ब्रीफ एनकाउंटर होली शील्ड साइड की पेनफुल राउट के साथ खत्म। एयर एडवांटेज इंपीरियल पोजीशन की सैवेज फायर पावर के सामने इतनी फ्रेजाइल, इतनी लाफेबल। स्काई थ्रेट रिपेल होने के बाद इंपीरियल साइड की कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं, बल्कि और ज़्यादा मैसिव और ज़्यादा इंसेन सेकेंड फेज में एंटर हो गई।
वो क्रेन्स जिन्हें ऑडियंस ने यूजलेस जंक कहकर मॉक किया था, उस मोमेंट में एक डल रोर के साथ एक्टिवेट हुए। जायंट आर्म्स स्काई की तरफ एक्सटेंडेड, प्रिसाइसली मैसिव प्री फैब्रिकेटेड स्टील सेगमेंट्स लिफ्ट किए। ये स्टील पीसेस ट्रांसपोर्ट केसेस में ऑलरेडी प्री फैब्रिकेटेड, ब्रिज जितने हैवी और मैसिव। फिर सबकी इनकॉम्प्रिहेंडिंग आइज के सामने ये सेगमेंट्स इंपीरियल फोर्ट्रेस के मेन बॉडी से एक्सटेंड होने लगे, किंग्स पीक की तरफ, सेक्शन बाय सेक्शन, इंटरलॉकिंग, एक्सटेंडिंग। वो फोर्ट्रेस नहीं बना रहा। एवेल्युएटर रूम में प्रोफेसर सू वैन उस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए, लिप्स स्लाइटली पार्टेड, बेयरली ऑडिबल। वो ब्रिज बना रहा है। जनरल हो यू उस मोमेंट में सीट से सडनली स्टैंड अप हो गए, उनका बॉडी एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और शॉक से लाइटली ट्रेम्बलिंग, आई स्क्रीन लॉक्ड, जैसे टाइम ट्रांसेंडिंग विजन देख रहे हो। नहीं, वो ब्रिज नहीं है। स्क्रीन को स्टेयरिंग, एक एक वर्ड केयरफुली बोलते हुए, आंसर। वो एक आर्म रैंप है, डायरेक्टली हिल्स बेस तक पहुंचती। उसने ट्रेडिशनल चार्ज छोड़ दिया, मोबिलिटी छोड़ दी। वो मोस्ट सॉलिड फायरिंग पॉइंट से कवर्ड असॉल्ट रैंप, मोस्ट बारबैरिक, मोस्ट डायरेक्ट तरीके से अपनी पोजीशन से हिल टॉप तक ले करने वाला है। सिमुलेशन में वो डार्क एस्थेटिक्स और इंडस्ट्रियल पंक वाइब से भरी स्टील स्ट्रक्चर नियर इनसेन स्पीड से वाइल्ड रोरिंग में किंग्स पीक की तरफ सैवेजली एक्सटेंड होती रही। हर सेक्शन का प्लेसमेंट जैसे अब बीस्ट माउंटेन को चैलेंज कर रही हो। प्लेन के दूसरी साइड पर होली शील्ड कमांडर बैरेट उस लाइफ टाइम ऑफ वॉरफेयर एक्सपीरियंस से बियॉन्ड अब्सर्ड येट टेरिफाइंग सीन देख रहा था। उसका फेस आयरन ग्रे था। वो जानता था अगर एनिमी को ऐसे बिल्ड करते रहने दिया, ये ग्लोरी वॉर कंप्लीटली अनडिग्निफाइड हो जाएगी। उनका एडवांटेज इस स्टील टाइट के सामने क्रश हो जाएगा। डिसीजन इंस्टेंट होनी चाहिए। उसकी पाम की स्वेट नेल्स को वेट कर रही थी। अ स्टिंगिंग सेंसेशन फिंगर टिप से आ रही थी। ये इंसल्ट है, पूरी तरह इंसल्ट। बैरेट एनिमी की अनहर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन टैक्टिक से पुश टू द वॉल था। उसने देखा जैसे ही वो कर्स रैंप हिलटॉप तक पहुंचेगी, ये मैच एक अनडिग्निफाइड सीज बैटल बन जाएगी। उसके नाइट्स नैरो, फायर डेंस स्टील कॉरिडोर्स पर ब्लड और फ्लेश से एक सर्टेन डिफीट फेस करेंगे। बैरेट के माइंड में एक ब्रीफ स्ट्रगल, कमांड सोर्ड निकाला। सोर्ड टिप अब उस हिल की तरफ नहीं, एडजस्ट होकर उस मैसिव रोरिंग स्टील फोर्ट्रेस की तरफ पॉइंट हुई। वहां से हीट हेज स्मोक राइजिंग थी, जैसे एक फोर्जिंग जाइंट हैंड। टेम्पल नाइट फुल फोर्स, लिसन अप। टारगेट एनिमी पोजीशन फॉर होली लाइट, चार्ज। एक अर्थ शेकिंग वॉर क्राई के साथ वो स्लोली एडवांसिंग गोल्डन वॉल उस मोमेंट में कंप्लीटली बर्स्ट हो गई। सभी टेम्पल नाइट्स ने टावर शील्ड्स ड्रॉप किए, बोथ हैंड्स जायंट सोर्ड्स ग्रिप। होली प्रीस्ट्स नियर फैनेटिकल ब्लेसिंग चांट्स। एक गोल्डन टाइड, स्टील कन्विक्शन, फेथ और ग्लोरी से ड्रिवन हॉरिफाइंग स्पीड से एक्सेलरेट करने लगी। जमीन उनकी स्टैम्पीड से हैमर स्ट्राइक्स की तरह डल ट्रेम्बल्स। लाइव स्ट्रीम में सबका एड्रेनलिन पीक पर, फुल ऑफेंसिव। होली शील्ड सिविलाइजेशन ऑल आउट चार्ज, यही है रियल नाइट चार्ज। इंपीरियल पोजीशन में सेंचुरियन आरिक पावर हेलमेट के सेंसरी सिस्टम से आने वाली रियल टाइम डेटा रिसीव कर रहा था। वो सुनामी लाइक चार्ज देख रहा था, आंखों में एक रिपल भी नहीं। नो पैनिक, नो हेजिटेशन। इंटरनल कॉम्स के थ्रू लो और स्टडी आवाज में एक सीरीज ऑफ ऑर्डर्स प्रिसाइसली हर वॉरियर तक। सभी कंस्ट्रक्शन यूनिट्स काम जारी रखो, रुकना नहीं। डिफेंस लाइन ए, हेवी ग्रेनेड गन्स, वॉली मोड स्विच करो। 3 स्टेज सप्रेसिव फायर एग्जीक्यूट करो, फायर कवरेज नो गैप। डिफेंस लाइन बी, फ्लेम थ्रोअर स्क्वाड्स स्टैंड बाय। ऑर्डर्स के बाद नेक्स्ट सेकंड वॉर का पर्दा कंप्लीटली उठा। बूम बूम बूम। पोजीशन के फ्रंट एज पर डिप्लॉय 6 हेवी ग्रेनेड गन्स एक कोल्ड प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी से डेफनिंग रोर निकालने लगे। अब प्रिसिशन नहीं, बस काउंटलेस एक्सप्लोसिव राउंड्स एक स्टील स्टॉर्म की तरह टेम्पल नाइट्स के चार्ज पाथ पर पोर होने लगे। ग्रेनेड्स डेंस रेन की तरह नाइट्स के सामने एक 100 मीटर डेथ जोन टेयर करने लगे। वहां बस एक्सप्लोजन फ्लैशेस और फ्लाइंग श्रैपनल। फ्रंट मोस्ट टेम्पल नाइट्स उस हेल बराज में इंस्टेंटली स्वॉलोड। एक नाइट के अराउंड होली लाइट शील्ड 3 कंसेक्यूटिव ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद एक एग्जॉस्टेड मोन फ्रेजाइल ग्लास की तरह शटर। नेक्स्ट ग्रेनेड कंप्लीटली अनऑब्स्ट्रक्टेड नाइट को डायरेक्टली हिट किया। वो इंस्टेंटली एक स्कैटर्ड ब्लड एंड फ्लैश एक्सप्लोजन में ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसके पीछे के कॉमरेड्स एक भी मोमेंट बिना रुके फॉलन कॉमरेड्स की रिमेन्स और चार्ड ग्राउंड पर फ्यूरियस रोल के साथ आगे पुश करते रहे। रियर में होली प्रीस्ट टीम उस मोमेंट में एंशिएंट हिम्स की फुल कोरस, एक मैसिव सेमी ट्रांसपेरेंट गोल्डन शिमर वाली वॉल नाइट फिलैंक्स के फ्रंट में राइज हो गई। टावरिंग सॉलिड, बूम बूम बूम, काउंटलेस ग्रेनेड्स उस वॉल से क्रैश हुए, ब्रिलियंट फायर एक्सप्लोजन्स, लेकिन उनकी फोर्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड, एक इंच भी आगे नहीं। एरिक ने यह सीन देखा, मुंह के कोने पर एक डेंजरस प्रेडेटर लाइक कर्व। यही था जो चाहिए था। जोन बी, पर्ज एग्जीक्यूट करो। 230 METER लॉन्ग स्टिकी स्ट्रीम्स
ब्लेजिंग हीट के साथ इंपीरियल पोजीशन से प्रिसाइसली लॉन्च हुई, जैसे लिविंग फायर टंग्स उस मैसिव होली लाइट वॉल को लिक करने लगी। फ्लेम्स खुद वॉल की डिफेंस पियर्स नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जेल लाइक फ्यूल वॉल की सरफेस पर चिपक गया, एक बोन चिलिंग इन सेम मैनर में फियर्सली बर्निंग। होली लाइट वॉल कंटिन्यूअस एनर्जी ड्रेन से एक ग्रोनिंग साउंड अनबेरेबल। सरफेस की ग्लो विजिबल स्पीड से डिम होती गई, जैसे अगले सेकंड कंप्लीटली कोलैप्स होगी। बैरेट ने ये देखा, आंखें ऑलमोस्ट फायर। वो जानता था वॉल ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन ये इनफ नहीं था उसकी आर्मी। और तभी, जब सब यही सोच रहे थे कि अब भयंकर हाथापाई होने वाली है, तभी अचानक कुछ हुआ। वो ढलान जो अब तक बस बैकग्राउंड में दिख रही थी, जो आधे पहाड़ तक फैली हुई थी, उस पर अचानक खटखट की आवाजें आने लगी, मशीनों के जुड़ने की आवाज। और फिर उस ढलान के किनारों पर दर्जनों काले काले छेद खुल गए, जैसे कोई सोया हुआ जानवर अचानक आंखें खोल दे। अगले ही पल उन छेदों से तबाही निकली। बगल से ऐसी गोलाबारी शुरू हुई जैसे मौत की चल रही हो, सीधे उन सेंट शील्ड की फौज पर जो पूरी तेजी से आगे बढ़ रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये कोई साधारण बंदूकें नहीं थी, ये थे दर्जनों भारी एक्सप्लोसिव कैनन्स, जिन्हें थंडर वॉरियर्स की हैवी फायर टीम्स चला रही थी। और वो नाइट्स जिन्होंने अपना सारा ध्यान सामने की तरफ लगाया था, उनकी बगल वाली साइड बिल्कुल खुली पड़ी थी। वो इस मौत की बारिश के सामने थे। सेंट शील्ड फॉर्मेशन का दाहिना हिस्सा पल भर में तबाह हो गया। खून और लाशें बिखर गईं, पूरी फॉर्मेशन बिखर गई। बैरेट मैदान में खड़ा था, अपनी टूटती हुई फौज देख रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। वो हार गया था। जिस पल उसने सीधे हमले का फैसला किया था, उसी पल वो इस जाल में फंस गया था। लेकिन उसके पास एक आखिरी दांव था। उसने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, लायन रेस्क्यू नाइट्स, किसी भी कीमत पर उस ढलान को तबाह करो। बैरेट की चीख पहाड़ की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। उस आवाज में था एक टूटती हुई फौज का दर्द, एक बिखरती हुई शान। ऊपर आसमान में कुछ सुनहरे धब्बे थे, बस कुछ दर्जन बचे हुए लायन रेस्क्यू नाइट्स। उन्होंने अपने कमांडर की वो बेबस पुकार सुनी। उन्होंने अपने भालों को कसकर पकड़ा। उनके जानवर बेचैन थे, लेकिन उन नाइट्स की आंखों में डर नहीं था, हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक ही जज्बा था। और सुनहरा रंग आसमान चीरता हुआ नीचे आया। उन्होंने आखिरी जानलेवा हमला शुरू किया। एम्पायर के मोर्चे पर सेंटूरियन आरिक के हेलमेट के टैक्टिकल वाइजर पर दर्जनों तेजी से गोता लगाते हुए रेड डॉट्स चमक रहे थे। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, जैसे कोई फैक्ट बता रहा हो। एंटी एयर फायर ग्रुप, एनालिशन मोड में स्विच करो, ओपन फायर। उस पल ग्राउंड फोर्ट्स और ढलान पर लगी सभी हैवी एक्सप्लोसिव कैनन्स की नालें एकदम से लाल हो गईं। फायरिंग रेट एकदम से मैक्सिमम पर पहुंच गई। पहले जो एयर डिफेंस में थोड़ी गैप थी, अब वो भी बंद हो गई। बेशुमार एक्सप्लोसिव राउंड्स ने आसमान का वो हिस्सा पूरी तरह बंद कर दिया। लायन रेस्क्यू नाइट्स आखिरी उम्मीद लेकर उस तूफान में घुस गए। सबसे आगे के 3 नाइट्स और उनके जानवर पल भर में बारूद की बारिश में चिथड़े हो गए। फिर 5 और बीच हवा में धमाकों से बिखर गए, सुनहरे पंख और खून साथ उड़े। लेकिन पीछे वाले नाइट अपने साथियों की जलती हुई लाशों के बीच से भी आगे बढ़ते रहे। उनकी नज़र सिर्फ एक टारगेट पर थी, उस ढलान को तबाह करना। नाइट्स का कैप्टन गरजा शान के लिए। वो अपने जानवर को लेकर 3 एक्सप्लोसिव राउंड्स के करीबी धमाके झेलते हुए फायर जोन के बाहर निकल आया। उसके जानवर का एक पंख टूट चुका था, पूरा बदन खून से लथपथ था। उसका खुद का चेस्ट आर्मर टूट गया था, फेफड़े में श्रैपनल था। बस एक पवित्र शक्ति की डोर थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। लेकिन वो निकल आया था। उसने देख लिया था नीचे उस स्टील ढलान का एक अहम सपोर्ट जॉइंट, जहां वो पहाड़ की दीवार से जुड़ा था। उसकी आंखों में आखिरी चमक आई। उसने अपना भाला उठाया, जिसमें उसने अपनी पूरी शक्ति भर दी थी। वो जल भी रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत से उसे फेंक दिया। वो भाला एक शुद्ध सुनहरी रोशनी बनकर उस सपोर्ट जॉइंट की तरफ गया। लेकिन ठीक उसी पल एक हल्की सी आवाज आई, बेहद हल्की, पर कान के अंदर तक घुसने वाली। और उस काली स्टील ढलान पर अचानक नीली रोशनी की धारियां दिखी। अगले ही पल एक पारदर्शी एनर्जी शील्ड उस ढलान पर चमकी और गायब हो गई। वो सुनहरा भाला जो ड्रैगन स्केल्स को भी भेज सकता था, जिसमें एक नाइट की पूरी जिंदगी की आस्था भरी थी, शील्ड से टकराते ही उसका अगला हिस्सा गलने लगा। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, वो बस गायब हो गया। उस अजीब शील्ड ने उसे चुपचाप निकल लिया। दर्शक दीर्घा में जनरल हु यू, जो थोड़ा आगे झुके बैठे थे, अचानक एक जगह जम गए। उन्होंने उस नीली बिजली की चमक को घूरा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वॉइड शील्ड। उनकी आवाज धीमी और भारी थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। प्रोफेसर सू वेन भी हक्के बक्के रह गए। वो उन टेक्निकल इंजीनियर्स को देख रहे थे जो ढलान के अंदर एनर्जी कोर एडजस्ट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया, उन्होंने कहा। वो इंजीनियर्स और क्रेन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। उस ढलान के अंदर मैदान में ही एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव वॉइड शील्ड असेंबल किया गया था। उस नाइट कैप्टन की जान और उसकी आस उसी पल खत्म हो गई, और वो अपने मरे हुए जानवर के साथ ठंडी जमीन पर गिर गया। आखिरी लायन रेस्क्यू नाइट के गिरते ही उस आर्म्ड ढलान को खतरे में डालने वाला कोई नहीं बचा। बैरेट पहाड़ के नीचे खड़ा था। वो उस ढलान को देख रहा था जो अब उसके ऊपर छाई हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी जायंट सोर्ड छोड़ दी। धमाक।
वो जमीन पर गिरी। उसके पीछे बचे हुए सेंट नाइट्स ने भी एक एक कर अपने हथियार रख दिए। उनकी शान, उनकी आस्था, उनकी अजय फॉर्मेशन, सब कुछ उस पर टूट गया। आखिरी सीन में वो स्टील ढलान जो वायलेंस और इंडस्ट्रियल पंक स्टाइल से भरी थी, किंग्स पीक की चोटी पर पहुंच गई। एक थंडर वॉरियर ने बिजली और छाया वाला एक बड़ा काला झंडा उठाया। वो शुरू से अंत तक फोर्ट में छुपा रहा, कोई सीधी लड़ाई नहीं की। तो क्या हमें हारने वाले को, सेंट शील्ड सिविलाइजेशन को, उन पुराने नाइट वैल्यूज को तरस खाना चाहिए? एम्पायर की इस बेरहम इंजीनियरिंग के सामने वो सब कितना रिजिड, कितना हास्यास्पद लग रहा था। जनरल हो यू अपनी कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठे, चेहरे पर सुकून था। ये रिजल्ट उनके लिए कोई हैरानी नहीं था, बल्कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अगर वॉरहैमर वर्ल्ड के टॉप कॉम्बैट यूनिट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स इतने इन्फ्लेक्सिबल होते, तो वो उस दुनिया में 40,000 साल कैसे सर्वाइव करते? सेंट शील्ड सिविलाइजेशन एक टिपिकल सुपरनैचुरल बॉडी बेस्ड सिविलाइजेशन है। उनकी फाइटिंग स्ट्रैटेजी रिजिड है, लेकिन एक सुपरनैचुरल सिविलाइजेशन के तौर पे उनमें कोई बड़ी गलती नहीं थी। ऑनर को कोर रखना, हाँ, बाद में इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती थी, लेकिन अभी इन प्रॉब्लम्स ने उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को अभी तक अफेक्ट नहीं किया था। सिविलाइजेशन का ओवरऑल प्रोग्रेस भी ठीक ठाक था। प्रॉब्लम बस यही थी कि सामने एम्पायर थी। जो सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी को कोर रखती हैं, उनकी अर्ली गेम में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है, और ऐसी टेक सिविलाइजेशन के खिलाफ शुरुआती दौर में रिसोर्सेज और टेरेन के प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करना बेहद मुश्किल होता है। प्रोफेसर सू वेन ने अपना चश्मा उतारा। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके माथे पर उंगलियां दबाईं, जैसे इस मेंटल शॉक से आई चक्कर को दूर करना चाहते हो। उनकी आवाज़ में गहरी थकान और बेबसी थी। वो स्क्रीन पर उस बैटलफील्ड को देख रहे थे जिसे हेवी गन्स और आग ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। गेम सिस्टम का रिजल्ट साउंड बजा। सीजन 2 का यह मैच खत्म हो गया है। अब इस मैच के रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। गो हैंग के पर्सनल टर्मिनल पर एक डेटा पैनल खुला। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मैच जीत गए, आपको मिले 20 सिविलाइजेशन एडवांसमेंट पॉइंट्स। गुहांग ने वो नंबर देखा और हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने अपना पर्सनल पैनल खोला। डेटा रिफ्रेश हो चुका था। प्लेयर गुहांग, करंट रैंक ब्रॉन्ज 3, करंट एडवांसमेंट पॉइंट्स 38, अगले रैंक ब्रॉन्ज 4 के लिए चाहिए 62 पॉइंट्स। फिर उसने सिविलाइजेशन ओवरऑल रैंकिंग देखी। रैंकिंग 1952। गुहैंग 100 से ज़्यादा पोजिशंस ऊपर आ गया था। ठीक है, गुहैंग इससे खुश था। वो जानता था कि वो अभी भी बिगिनर ही है। इस तरह की जीत में कोई बड़ी बैटल नहीं थी, कोई आमना सामना नहीं था। बस कंक्रीट और स्टील से दुश्मन को दबा दिया। क्या यही वॉर की हमारी समझ है? जनरल हो यू ने पिछली बार की तरह सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। बस एक ठंडी हंसी निकली। उस हंसी में पुराने जमाने की रोमांटिक सोच का मजाक था। प्रोफेसर सू, आपके ख्याल में वॉर क्या है? जनरल हो यू खड़े हो गए। उन्होंने मेज पर उंगली ठोकी। उसकी आवाज बैटल ड्रम जैसी थी। क्या नाइट्स का शाम के वक्त का द्वंद्व? क्या एपेक्स में लिखी रूल्स और ऑनर से भरी लड़ाई? उन्होंने जोर से हाथ हिलाया और स्क्रीन पर सेंट शील्ड सिविलाइजेशन की हार की तरफ इशारा किया। ध्यान से देखिए, यही होता है जब वॉर को एक रिचुअल समझा जाए। सेंट शील्ड की हार उनके इक्विपमेंट की कमजोरी की वजह से नहीं थी, उनकी आस्था की कमी की वजह से भी नहीं। उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि वो बहुत घमंडी थे। उन्होंने घमंड से सोचा कि दुश्मन उनके रूल्स के हिसाब से चलेगा, खुले मैदान में सामने आएगा और सीधी लड़ाई करेगा। फिर उनकी उंगली स्क्रीन के बाईं तरफ गई, गुहांग की उस अगली लेकिन इंडस्ट्रियल वायलेंस से भरी फोर्ट्रेस की तरफ, और प्लेयर 9527 ने वॉर की एक अलग डेफिनेशन दी। उसके लिए बैटलफील्ड कोई स्टेज नहीं था। उसे ऑनर नहीं चाहिए था, उसे बस एफिशिएंसी चाहिए थी। उसे कोई नाइट स्पिरिट नहीं चाहिए थी, उसे बस कैलकुलेशन चाहिए थी। इंजीनियरिंग, आर्मर स्टैकिंग, रास्ते बनाना। 9527 ने सबसे ठंडे मैथ और फिजिक्स से जीत को एक फिक्स्ड कैलकुलेशन बना दिया। जनरल हो यू वापस बैठ गए और आखिरी बात कही, ये शर्मनाक नहीं है, ये बेहद प्रैक्टिकल है और टेक सिविलाइजेशन की सोच से बिल्कुल मेल खाता है। भविष्य की स्पेस वॉर्स में इसी तरह की सोच ही ह्यूमैनिटी की नींव होगी। यह बात एक बकेट ऑफ आइस वाटर की तरह थी, जिसने नाइट स्पिरिट की सारी रोमांटिसिज्म को बुझा दिया। लाइव चैट में थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जमकर बहस छिड़ गई। वॉर इज वॉर, ये बात बहुत हार्ड हिटिंग थी यार। आंखें खुल गईं। कोई वंडर नहीं कि 9527 का तरीका इतना ऊंचा लगता है। यही असली समझ है। सीजन 2 पूरी तरह खत्म हो गया है। अब सीजन 3 शुरू हो रहा है। नया डेवलपमेंट थीम आया। पहली दूर की यात्रा, ओशन के उस पार। इसकी यूनिवर्सल मीनिंग, जब आपकी सिविलाइजेशन ने पूरा कॉन्टिनेंट जीत लिया हो और विशाल ओशन एक नई फ्रंटियर बन जाए, तो आप सेलिंग स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? दूसरे कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और जीतेंगे, और ग्लोबल एक्सपेंशन का पहला कदम उठाएंगे। लाइव चैट में सबकी नजरें एक बार फिर गुहांग के 9527 स्क्रीन पर टिक गईं। सबके मन में एक ही सवाल था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सेस्ड सिविलाइजेशन जब उस विशाल ओशन के सामने खड़ी होगी, तो क्या सोल्यूशन निकालेगी? क्या वो ओशन को भी भर देगा? गुहांग ने ये नया थीम देखा, फिर अपने न्यूली कैलकुलेटेड रिसोर्सेज देखे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जिसे सिर्फ वही समझता था, एक अजीब सी शरारत भरी मुस्कान। उसने ह्यूमन एम्पायर सिविलाइजेशन ब्लूप्रिंट खोला। उसकी नज़र किसी भी सेलिंग, शिप बिल्डिंग,
या विंड रिलेटेड नोट पर नहीं गई। उसकी नज़र में लकड़ी और कपड़े के सेल्स पर डिपेंड करना, हवाओं पर किस्मत छोड़ना, ये कमज़ोरों की दुआ है, एम्पायर का तरीका नहीं। उसकी नज़र सीधे इंजीनियरिंग ब्रांच के सबसे नीचे गई। वहाँ एक नोड था जो रेड अर्थ वॉर पूरी करने और लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स अनलॉक करने के बाद अभी अभी ग्रे से रिसर्चेबल हो गया था। एक्सक्लूसिव नोड। उस नोड का आइकन एक इंप्रेसिव मेटल फोर्ट्रेस था। एक्सक्लूसिव डिराइव्ड नोड, लैंड क्रूजर। डिस्क्रिप्शन: एक ऐसा विशाल वॉर फोर्ट्रेस बनाओ जो पहाड़ जितना बड़ा हो। ये ओशन और कठिन टेरेन को पार कर सकता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करना ना भूलें। मिंगजिंग और दियान दियान कॉलम को सपोर्ट करते रहें। यहाँ तक कि टॉप टीम्स को भी इसे ढूंढने में काफी वक्त लग जाता। गुहांग ने अपने अकाउंट में अभी अभी कैलकुलेट हुए रिसोर्सेज देखे, कुल मिलाकर 2000 भी नहीं थे। वो थोड़ी देर चुप रहा, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। मन में तेजी से हिसाब लगाया इस बड़ी कमी का। दूसरी तरफ जज सीट पर लिन श्वे भी गुहांग का ब्लूप्रिंट स्क्रीन देख रहा था। लैंड क्रूजर, उसने धीरे से कहा। आवाज में हैरानी भी थी और झटका भी। ये क्या चीज है? चलने वाला पहाड़? ये क्या करना चाहता है? प्रोफेसर सु वेन ने शांति से चश्मा ठीक किया और स्क्रीन पर डेटा की तरफ इशारा किया। चाहे जो करना चाहे कर नहीं सकता। ये रिसोर्स कंजम्पशन देखो, 10,000 पॉइंट्स। इसके पास तो अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। ये काम अभी वो पूरा कर ही नहीं सकता। जनरल हु यू ने कुछ नहीं कहा, बस माथे पर बल डाले तेज नजरों से देखते रहे। वो इस नौजवान का तरीका जानते थे। वो कभी कोई ऐसा टारगेट नहीं रखता जो पहुंच से बाहर हो। देखते हैं। अगले ही पल गुहांग की मूव ने सबको हैरान कर दिया। इस बार उसने जरा भी नहीं सोचा, फिर से उस स्क्रीन के किनारे पर लाल रोशनी वाले नेगेटिव ट्रेड्स ऑप्शन को खोल दिया। आपने नेगेटिव ट्रेड चुना है, रिसोर्स डिप्लीशन इफेक्ट। आपके होम प्लैनेट की कुछ रेयर और माइंस ड्राई हो जाएंगे। रिलेटेड रिसोर्स प्रोडक्शन परमानेंटली आधी हो जाएगी। रिवॉर्ड 5,000 क्रिएशन कॉइन्स। आपने नेगेटिव ट्रेड चुना है, राजनीतिक अनरेस्ट इफेक्ट। सिविलाइजेशन के अंदर जीते हुए इलाकों में रिबेलियन का रिस्क परमानेंटली 30% बढ़ जाएगा। रिवॉर्ड 4,000 क्रिएशन कॉइन्स। वो पागल हो गया है। प्रोफेसर सु वेन लाइव ब्रॉडकास्ट में पहली बार कंपोजर खो बैठे। उनकी आवाज में ऐसी हैरानी थी जो लगभग चीख बन गई। ये क्या कर रहा है? रिसोर्स प्रोडक्शन आधी, रिबेलियन रिस्क ज्यादा। ये तो खुद को धीरे धीरे बर्बाद करना है एक ऐसे इम्प्रैक्टिकल जहाज के लिए। क्या ये सब वर्थ इट था? गुहांग ने अपने एक्शन से जवाब दिया, हाँ वर्थ इट है। उसकी नज़र पक्की थी, एक पल भी नहीं हिचका। उसने 2 जानलेवा नेगेटिव ट्रेड्स लेकर 9,000 क्रिएशन पॉइंट्स कमाए। फिर अपने अकाउंट की पूरी जमा पूंजी एक एक पॉइंट उस नोड में झोंक दी जो पहले बहुत दूर लग रही थी। कमांड 10,000 पॉइंट्स खर्च करो, लैंड क्रूजर रिसर्च करो, नोड एक्टिवेट। गुहैंग यानी प्लेयर 9527 ने लैंड क्रूजर चाहा। ये एक ऐसा पागल नोड था जो पूरी सिविलाइजेशन की ताकत निचोड़ लेता है। जज सीट पर प्रोफेसर सु वेन और लिन श्वे एक दूसरे को देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। पहली बार उन्हें इस आयरन ब्लड सिविलाइजेशन में, जो सिर्फ जीत और तबाही जानती थी, एक अजीब सी त्रासदी की बू आई। स्क्रीन बदली। अब एम्पायर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एकेडमी दिख रही थी। एम्पायर के चीफ इंजीनियर हेफेस्टस को एक इमरजेंसी ऑर्डर पर लैब से कमांड सेंटर बुलाया गया था। चेहरे पर अभी भी काम रोकने की झंझलाहट थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र होलोग्राफिक स्क्रीन पर लैंड क्रूजर के पूरे ब्लूप्रिंट पर पड़ी, उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस एक साथ गायब हो गए। ये कोई शिप नहीं था, कोई वॉर व्हीकल नहीं था। ये एक चलता फिरता स्टील का पहाड़ था, 10 किलोमीटर चौड़ा, बादलों को छूता हुआ ऊंचा। इसकी स्ट्रक्चर अरबों। एक खदान खत्म होते ही एम्पायर की मिलिट्री की एक एस्कॉर्ट टीम उन्हें अगली खदान की तरफ हाँक देती। कोई आराम नहीं, कोई कल नहीं। उनकी जिंदगी बस कन्वेयर बेल्ट पर जाते हुए ओर जैसी थी, एक ठंडा नंबर मात्र। फिर उस ओर से बना स्टील शहरों में घुस गया। अब कोई कंज्यूमर्स नहीं बनते थे। सभी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन लाइंस को इंजीनियर्स के हुक्म पर बेरहमी से तोड़ मरोड़ कर सिर्फ वॉर के लिए नई लाइंस बना दी गई थीं। रात दिन कान फोड़ू शोर के साथ ऐसे प्रिसिशन पार्ट्स बनते थे जिनका मकसद किसी को पता नहीं था, और इस सब को चलाने का ईंधन था एम्पायर की जनता। एक के बाद एक ऑर्डर्स आते गए, लाखों लोगों को मजबूर किया गया एम्पायर के कोने कोने से उस विशाल शिपयार्ड की तरफ जाने के लिए, जो 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मिलने की जगह बना था। वही उनका घर बनने वाला था, वही उनकी मौत भी। पूरी एम्पायर एक ऐसी भट्टी बन गई थी जो सिर्फ एक मकसद के लिए जल रही थी, एक ऐसा स्टील वंडर बनाने के लिए जो पहले कभी नहीं बना था। जज सीट पर प्रोफेसर सु वेन यह नर्क जैसा नज़ारा देख रहे थे। उनका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया था। ये पागल हो गए हैं। इस सिविलाइजेशन के सब लोग पूरी तरह पागल हो गए हैं। इतनी भयानक, इतनी एक्सट्रीम, इतनी खुलेआम इंसानों को कंज्यूमेबल्स की तरह यूज करने वाली सिविलाइजेशन सच में टिक सकती है? इस एक्सट्रीम प्रेशर में बड़े पैमाने पर बगावत होगी, सिविलाइजेशन पूरी तरह बिखर जाएगी, अंतहीन सिविल वॉर में। ऐसी सिविलाइजेशन को नॉर्मली तो शुरुआत में ही खत्म मान लिया जाता है, लेकिन वो नहीं मानते थे कि ह्यूमन एम्पायर ऐसी कोई एक्सेप्शन होगी। अनगिनत बार कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स, दर्दनाक एक्सप्लोजन्स और बेशुमार वर्कर्स की कुर्बानी के बाद एक उदास सुबह लैंड क्रूजर का पहला कील, जो एक काले पहाड़ जैसा विशाल था, दर्जनों जायंट क्रेन्स की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट में धीरे धीरे उठाया गया और शिपयार्ड की बेस पर रख दिया गया। धड़ाम।
जब वो विशाल कील बेस से जुड़ा, उस पल पूरी जमीन कांप गई। शिपयार्ड में मौजूद लाखों मजदूरों ने उसी पल अपने सिर उठाए और एक ऐसी चीख निकली जो आसमान को हिला दे। उसमें थी पागलपन भरी खुशी, राहत और एक अजीब सी मुक्ति का एहसास। लेकिन अगले ही पल बहुत दिनों से दबा हुआ गुस्सा बाढ़ की तरफ फूट पड़ा। मशीन्स रुक गईं। वो तूफान जैसी आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा इतना भारी था कि सांस घुटने लगे। सभी क्रेन्स रुक गईं। विशाल स्टील बीम्स हवा में लटके रह गए, एक भी हिले नहीं। कन्वेयर बेल्ट्स भी रुक गईं। स्टील प्लेट्स और पार्ट्स वहीं पड़े रहे, किसी ने हाथ नहीं लगाया। हजारों मजदूर जो ग्रे बर्लैप पहने थे अपने भारे टूल्स फेंक दिए। हैमर्स, स्पेयर्स, रेंचेस सब धड़ाम से गिरे। वो न चिल्लाए न काम किया, बस चुपचाप उस बड़े कील की तरफ बढ़ने लगे। हर चेहरे पर थकान, भूख से बेहाल। एक मजदूर जिसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं, इतना कमजोर था, भीड़ ने उसे आगे कर दिया। वो लड़खड़ाते हुए एक बड़े पार्ट के ऊपर चढ़ा, सूखे हाथ उठाए, भर्राई आवाज में बरसों का गुबार निकाला। हमें खाना चाहिए, हमारी बिया और बच्चे भूखे हैं। ये चीख पल भर में सबकी आग जला गई। हमें नींद चाहिए, हम मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, स्लेव्स नहीं। हमें जीना है। ये सबसे सीधी पुकार पूरी भीड़ में आग की तरह फैल गई। पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। कुछ मजदूर जो पूरी तरह टूट चुके थे, आंखें लाल हो गई थीं, हाथ में जो मिला उठा लिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हैमर स्टील प्लेट्स पर पड़े, चिंगारियां उड़ी। वो चिल्लाते हुए सीधे उन टेरन एनफोर्समेंट स्क्वाड्स पर टूट पड़े जो दबाने आए थे। ये एनफोर्समेंट टीम मेंबर्स ग्रे यूनिफॉर्म और स्टील हेलमेट्स पहने थे, वाइजर्स के पीछे ठंडी नजरें। ये एम्पायर के नज़म के पहरेदार थे। लेकिन हजारों बेहाल, गुस्से में पागल लोगों के सामने उनकी गिनती बेहद कम थी। हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटन्स थे जो बिजली का झटका देते थे, लेकिन भीड़ के आगे बेकार। एक को झटका दो, 10 और ऊपर आ जाते। एनफोर्समेंट टीम लाइन बनाने की कोशिश में ही बिखर गई। उस साइड भीड़ में डूब गई। लग रहा था लैंड क्रूजर का प्रोजेक्ट पूरी तरह चौपट होने वाला है। इस ऐसे संकट के सामने जो पूरी हुकूमत को पलट सकता था, एम्पायर की टॉप लीडरशिप ने वो नहीं किया जो लोगों ने सोचा था। थंडर वॉरियर्स को नहीं भेजा। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किलिंग मशीन्स, एम्पायर के सबसे पहने हथियार, टेरन यूनिफिकेशन के कॉन्करर्स, बेहद कम थे और आसानी से नहीं लगाए जाते। कोई बड़ी आर्मी भी नहीं जी। ये बात बहुत लोगों को हैरान करती। उन्होंने बस एक साला रिपोर्ट सीधे चीफ इंजीनियर हेफेस्टस की मेज पर पटक दी। रिपोर्ट का मजमून, लेबर रिवोल्ट, कंस्ट्रक्शन रुका। हेफेस्टस, कोई रास्ता निकालो। यह सवाल नहीं था, ये ऑर्डर था। ये जलती हुई प्रॉब्लम सीधे हेफेस्टस के मुंह पर दे मारी गई। कैमरा उस वक्त हेफेस्टस के चेहरे पर ही टिका रहा। ये शार्प इंजीनियर जो प्रिसाइज कैलकुलेशंस और फ्लॉलेस लॉजिक से इंजीनियरिंग एकेडमी में अपनी धाक जमाए बैठा था, अब बिल्कुल बदल चुका था। महीनों की बिना नींद के पागलपन भरी मेहनत ने उसे तोड़ दिया था। आंखें धंसी हुई, ब्लड शॉट। वो थका हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई कैन डू या कान डू नहीं था, कोई एथिक्स नहीं था, बस एफिशिएंसी की एक अंधी भूख, एक लगभग पागलपन की हद तक की ऑब्सेशन। उसने रिपोर्ट की उन चंद लाइंस पढ़ी। न गुस्सा आया, न घबराहट, जैसे कोई टेक्निकल डेटा पढ़ रहा हो। उसने बस शांति से अपना वर्कस्टेशन खोला, उंगलियां कंट्रोल पैनल पर तेजी से दौड़ी। थोड़ी देर में एक नई रिपोर्ट होलोग्राफिक स्क्रीन पर आ गई। हेफेस्टस ने उसका नाम रखा लेबर ऑप्टिमाइजेशन प्लान। रिवोल्ट की जड़ यही है कि इन वर्कर्स में सोचने की ताकत है। सोच से थकान आती है, डर आता है और रिवोल्ट भी। इसलिए प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सोचें, बस ऐसे चाहिए जो काम करें। वो स्ट्राइक नेता जिसने भीड़ को भड़काया था, अभी कुछ एनफोर्समेंट मेंबर्स उसे भीड़ से खींचकर अलग कर रहे थे। क्रैकडाउन उम्मीद से जल्दी और अजीब तरह से आया। एक सफेद धुआं जिसमें एक अजीब मीठी सी बू थी, चुपचाप पूरे लेबर कैंप पर छा गया। धुआं छूते ही रिवोल्ट में शामिल सब लोग उस नेता समेत एकदम जम गए। आंखों की रोशनी बुझ गई, थोड़ा डोले, फिर बिना आवाज किए गिर गए। एक के ऊपर एक एक ग्रे ढेर बन गया। रिवोल्ट में शामिल सभी वर्कर्स पल भर में बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गए। सारा शोर बंद। जब होश आया तो खुद को एक ठंडी ऑपरेशन टेबल पर पाया। ऊपर हार्श लाइट्स जिनसे पूरा कमरा मुर्दा सफेद लग रहा था। हवा में तेज डिसइंफेक्टेंट और मशीन ऑयल की बू घुली थी। ये जगह एक बेहद एफिशिएंट स्लॉटर हाउस जैसी थी। मौत और स्टील की महक। हाथ पांव स्पेशल रिस्ट्रेंट से बांधे थे। कुछ व्हाइट कोट डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द थे। उनके हेलमेट्स पर सेंसर्स की लाल बत्तियां धीरे धीरे जल बुझ रही थीं। नजरें बर्फ जैसी ठंडी, मूवमेंट्स मैकेनिकल और प्रिसाइज। उनके बगल में मैकेनिकल आर्म्स और सर्जिकल टूल्स मंद रोशनी में चमक रहे थे। वो तड़पा उठने की कोशिश में था, लेकिन पाया कि पूरे बदन की मसल्स जाम हो गई हैं। नमनेस ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। एक उंगली भी नहीं हिली। चिल्लाने की कोशिश की तो गले से कुछ निकला ही नहीं, जैसे गले में हवा ठूंस दी हो। उसे साफ फील हो रहा था कि माइंड काम कर रहा है, लेकिन बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं। यह बेबसी मौत से भी बुरी थी। फिर उसने एक ठंडी चमक वाली पावर कटिंग ब्लेड देखी। धीमी गुनगुनाहट के साथ, हल्की कांप के साथ वो धीरे धीरे उसके सिर की तरफ आ रही थी। उस गुनगुनाहट से रोंगटे खड़े हो जाते। पूरी मॉडिफिकेशन प्रोसेस को डिटेल में दिखाया गया। यह किसी हॉरर फिल्म से ज्यादा एक टेक्निकल मैनुअल जैसा था, लेकिन इसकी अंदरूनी बेरहमी किसी भी वायलेंट सीन से ज्यादा डरावनी थी।
उस वर्कर की आखिरी कॉन्शियसनेस में बस अंतहीन डर और बेबसी थी। उसने देखा वो मैकेनिकल ऑपरेटिंग रूम्स, ठंडी सर्जरीज, हार्श लाइट्स में चमकती धारें। एक धीमी भारी आवाज आई, पावर कटिंग ब्लेड। वो पलक झपकते ही प्रिसाइज तरीके से उसके स्कल पर चली। कोई ब्रूटल स्मैश नहीं, बल्कि एक सर्जिकल प्रिसीजन, सभी क्रिटिकल नर्व्स और ब्लड वेसल से बचते हुए, बस उस फ्रेजाइल बोन केसिंग को खोलने के लिए। हवा में बोन डस्ट उड़ा, ओजोन और जले हुए ब्लड की मिलीजुली बू। उसे एक तेज दर्द हुआ, लेकिन चीख नहीं निकली। तेज रोशनी सीधे ब्रेन पर पड़ी, फिर ठंडक। सेंसरी ठंडक नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस की गहराई में ठंडक। उसे धुंधला सा फील हुआ कि बारीक मैकेनिकल आर्म्स, जिनके एंड्स में बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड्स थे, उसके ब्रेन में घुस रहे हैं। वो प्रिसाइजली कुछ हिस्से अलग कर रहे थे। जो ब्रेन सेक्शंस इमोशंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए थे, वो सब एक एक करके हटाए जा रहे थे। उसका गुस्सा, डर, उम्मीद, यादें, सब एक एक करके खुरची जा रही थी। चिल्लाना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया। फिर एक जोरदार झटका लगा, जैसे कुछ ब्रेन में जड़ पकड़ रहा हो। ये फ्रंटल लोब था, ह्यूमन इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इमोशंस का सबसे बड़ा सेंटर। उसे पूरी तरह काट दिया गया। इस एक कट ने उसकी सारी ऑटोनॉमस कॉन्शियसनेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज और रिबेलियन की हर चाहत हमेशा के लिए खत्म कर दी। वो अब सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स वाला एक खाली खोल रह गया। और फिर धातु की तारें स्पाइडर वेब की तरह उसके ब्रेन के ओरिजिनल न्यूरल पाथवेज की जगह ले लेने लगी। वो एक लॉजिक चिप से जुड़ी जो स्कल की गहराई में इम्प्लांट की गई थी, ताकि अब से हर कमांड बिना किसी रुकावट के सीधे एक्शन सेंटर तक पहुंचे। पूरी तरह एब्सोल्यूट ओबीडियंस। गले में भी तेज दर्द हुआ, ब्लड और फ्लैश के खुलने की आवाज़। फिर ठंडी मेटल की इम्प्लांट। ओरिजिनल वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह निकाल दी गई, ताकि कोई भी इंसानी आवाज़ निकलने का ज़रा भी रिस्क न रहे। आखिर में बाहें और पाँव। कटिंग की वो प्राइवेट सी आवाज़, ब्लड और फ्लैश के चिथड़े होने का दर्द। फिर पूरी सुनता। कमज़ोर फ्लैश लिम्स को बेरहमी से काट दिया गया। उनकी जगह ठंडी, एफिशिएंट मैकेनिकल लिम्स प्रिसिशन से लगाई गई। ये लिम्स सिर्फ दोगुनी स्ट्रेंथ वाली नहीं थी, हर कठिन एनवायरनमेंट के लिए बनी थी, सबसे भारा और खतरनाक काम करने के लिए। पाँव की जगह फ्लेक्सिबल ट्रैक्स लगाए गए, बेमिसाल मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए। पूरी मॉडिफिकेशन प्रोसेस में इमोशंस का एक भी ट्रेस नहीं था। ये एक ऐसी कोल्ड, प्रोग्रामेटिक, इमोशनलेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस थी। ये किसी इंसान पर सर्जरी नहीं थी, ये एक पार्ट की थोरो ऑप्टिमाइजेशन और अपग्रेड थी, ताकि वो और एफिशिएंट हो, एम्पायर की इस विशाल मशीन में और बेहतर तरीके से फिट हो। जब ये लंबी और इनह्यूमन सर्जरी आखिरकार खत्म हुई, तो वो गुस्साई रेजिस्टेंस जो पहले थी, पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जो बचा था वो था एक खाली नज़रों वाला मैकेनिकल सर्वेंट। उसकी छाती पर अब एक नया नंबर था, लेबर यूनिट मैकेनिकल सर्वेंट 001। फिल्म के आखिर में हजारों ऐसे मैकेनिकल सर्वेंट्स जो असेंबली लाइन प्रोडक्ट्स की तरह बने थे, अपने जॉइंट्स की खट खट आवाज़ के साथ उस विशाल शिपयार्ड में वापस भेजे जा रहे थे। वो चुपचाप, एक अजीब और एफिशिएंट अंदाज में अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। मैकेनिकल आर्म्स ने प्रिसिशन से हेवी मटेरियल उठाए, बिना आवाज़ के बोल्ट्स कसे। उनकी एफिशिएंसी इंसानों से 3 गुना ज़्यादा थी। 24 घंटे बिना रुके सबसे मुश्किल और खतरनाक काम। उन्हें थकान नहीं पता थी, डर नहीं पता था, और रेबेलियन का कोई सवाल ही नहीं था। पूरी कंस्ट्रक्शन साइट फिर से पहले जैसी गर्म और बिजी हो गई, लेकिन इस बार कोई खुशी नहीं थी, कोई पसीने की महक नहीं थी, जिंदगी का कोई निशान नहीं था। बस गियर्स के मशीन की धीमी गुनगुनाहट और मेटल के टकराने की कर्कश आवाज उस विशाल शिपयार्ड में गूंज रही थी, जो रीढ़ में सिरहन भर देती थी। एम्पायर की यह विशाल वॉर मशीन उस पल एक डेड मशीन जैसी परफेक्ट हार्मनी और एक्स्ट्रॉर्डनरी एफिशिएंसी के साथ अपने पीक पर पहुंच गई। प्रोफेसर सुवैन ये नज़ारा टकटकी लगाए देख रहे थे। उनका बदन बेकाबू होकर थोड़ा कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में दहशत थी और एक अजीब, न मानने वाला दर्द भी। वो बोलना चाहते थे, लेकिन गला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ रखा था। एक लफ्ज़ नहीं निकला, सीने पर जैसे पत्थर रखा हो। आखिरकार जनरल होयू ने इस खामोशी को तोड़ा। उनकी आवाज़ भारी थी, एक गहरी रेजोनेंस के साथ। उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जनरल की आवाज़ में एक अजीब, पहले कभी ना सुनी गई कॉम्प्लेक्सिटी थी, भर्राई, धीमी। उसमें एफिशिएंसी की एक्नॉलेजमेंट थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख और नफरत थी। शिपयार्ड के ऊपर बादल जमते छटते रहे, बर्फ और बारिश बदलती रही, साल तेजी से गुजरते रहे, लेकिन वो विशाल कंस्ट्रक्शन साइट कभी नहीं रुकी। वारहैमर के 40,000 सालों में इंसानी जान कंज्यूमेबल है, सिर्फ स्टील इटर्नल है। सैकड़ों मीटर चौड़े हैवी ट्रैक प्लेट्स शिपयार्ड में डाले जा रहे थे, पूरे शहरों की स्टील और रिपेयर कैपेसिटी से बने। हर ट्रैक प्लेट गिरने पर जमीन हिल जाती। आर्मर्ड स्टील प्लेट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी स्केलेटन पर जोर से पड़ती। हजारों वर्कर्स न्यूमेटिक रिवेट गन्स लेकर उस पर छाए थे, जैसे लाश पर कीड़े। स्पार्क्स उड़ रहे थे। रिवेट गन्स की आवाज़ मूसलाधार बारिश जैसी थी। एक के बाद एक ड्यूअल माउंट हैवी कैनन्स अंडरग्राउंड आर्मी से निकलते। इतने बड़े बैरल में एक पूरी कार समा जाए। वर्कर्स ने उन्हें डेक की स्पाइन पर वेल्ड किया, बैरल्स आसमान की तरफ। इन मुंह फाड़ कैनन्स को फीड करने के लिए एम्पायर का आखिरी सिविलियन पावर प्लांट तोड़ दिया गया।
सारे कॉपर वायर्स पिघलाकर टर्रेट्स के ट्रांसमिशन सिस्टम्स बनाए गए। कैमरा कैनन बैरल के अंदर से घुसकर उस बीस्ट के दिल में पहुंचा। वहां एक बेहद अनस्टेबल प्लाज्मा रिएक्टर था जिसमें अनगिनत कूलिंग ट्यूब्स घुसी थी। नीली इलेक्ट्रिक आर्क्स रिएक्टर सरफेस पर बेतरतीब उड़ रही थीं, एक नर्व ग्रेटिंग बस के साथ। टेक्निकल गेजेस रेड जोन में पागलपन से कांप रहे थे। हेफेस्टस कंट्रोल रूम में ब्लास्ट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा उस नीली रोशनी को घूर रहा था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आधा चेहरा रेडिएशन से, उसकी आधी जगह एक रेड बायोनिक ईगल ने ले ली थी। उसने अपना मैकेनिकल हाथ इग्निशन की पर रखा। आवाज भर रही जैसे मेटल रगड़ खा रही हो। एक धीमी भारी गुनगुनाहट हुई। रिएक्टर फायर हो गया। जंगली एनर्जी मोटे केबल से पूरे बदन में दुई। पूरा स्टील का पहाड़ कांप उठा। इंडिकेटर लाइट्स पल भर में जल उठी जैसे किसी बीस्ट ने लाखों आंखें एक साथ खोल दी हों। स्क्रीन बदली। कुछ साल बाद की एक सुबह। बर्फीला तूफान अभी भी चल रहा था। वो बंद शिपयार्ड के गेट्स मेटल की कान फाड़ रगड़ के साथ धीरे धीरे खुले। एक लंबा विसल बजा जिसने बर्फीले आसमान को चीर दिया और वो विशाल चीज अंधेरे से बाहर आई। ये ना शिप था ना कोई व्हीकल। ये जमीन पर रेंगता हुआ एक स्टील पहाड़ था, एक अल्ट्रा हैवी मोबाइल फोर्ट्रेस। ट्रैक्स ने जमीन को रौंदा, पत्थर टूटे, बर्फ चकनाचूर हुई। हर एक कदम पर जमीन 3 बार हिली। कैमरा पीछे हटा। वो क्लिफ जैसी खड़ी बोवॉल दिखी और उसके पांवों में वो हजारों मजदूर जो उसे बनाने में लगे थे अभी भी काम कर रहे थे। किसी ने सिर उठाकर उस मॉन्स्टर को नहीं देखा जो उन्हीं के हाथों बना था। सीजन 3 डेवलपमेंट फेज का हिस्टोरिकल फुटेज खत्म हुआ। जज पैनल पर मुर्दे जैसा सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोला। उस मशीन ने सबको डम्पस्ट्रक कर दिया था। ये वायलेंट एस्थेटिक्स, जिंदगी के प्रति ये पूरी बेरुखी, ये प्योर इंडस्ट्रियल पावर हर आधुनिक इंसान की आत्मा को हिला गई। काफी देर बाद सुवेन ने मुंह खोला। आवाज बुरी तरह बैठी हुई थी। उसने कर दिखाया, स्क्रीन को घूरते हुए, आंखों में एक उलझी हुई एक्सप्रेशन। उस तरीके से जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सच में ये बना दिया। लेकिन कीमत क्या थी? इस चीज को बनाने के लिए एम्पायर की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 साल कम हो गई। एग्रीकल्चर कोलैप्स, लाइट इंडस्ट्री जीरो। उसने लोगों को तबाह कर दिया, सिर्फ पार्ट्स बचे। जनरल हो यू इस बार कोई एनालिसिस नहीं दिया, बस उस लैंड क्रूजर को घूरते रहे। उनकी नज़र में कुछ और था। बाकी सब सोच रहे थे शिप कैसे बनाएं, समुद्र कैसे पार करें। इसने डायरेक्टली एक ऐसी ज़मीन पर दौड़ने वाली चीज़ बना दी। स्ट्रेटेजिक नज़रिए से ये मूव बेहद ऊंची थी। उसे सेलिंग टेक से अडाप्ट नहीं करना था। उसने एनवायरनमेंट को ही बदल दिया। एक बार फिर एक ऐसा मूव जो सबकी सोच से ऊंचा था। लाइव चैट में एक भूचाल आ गया। ये भी हो सकता है क्या? ये तो फैशिज्म है। ऊपर वाले को जवाब, ये वेस्टलैंड है, सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी बात है। वो गाड़ी बहुत शानदार है। अब मुझे समझ आया, 9527 इंसानों को इंसान नहीं मानता, वो उन्हें रिसोर्स मानता है। सीजन 3 डेवलपमेंट फेज खत्म। अब मैच फेज शुरू होने वाली है। अपोनेंट मैचिंग हो रहा है। मैच मिल गया। स्क्रीन पर नए अपोनेंट की प्रोफाइल आई। टोन पूरी तरह बदल गई। एक चिपचिपी, सीलन भरी अजीब बू आती सी लगी, जैसे हवा में सड़े हुए समुद्र की महक हो। अपोनेंट रैंकिंग 1518। डीप सी अबिस सिविलाइजेशन। टाइप हेट्रोमॉर्फिक सुपरनैचुरल। कोर ट्रेट फ्लैश म्यूटेशन, साइकिक कंट्रोल, डीप सी अबिस। कॉमन टैक्टिक्स वाटर सोर्स कंटामिनेशन, सब स्पेस करप्शन, समनिंग डीप सी लेवायथन्स। स्क्रीन पर कोई जमीन नहीं थी, बस एक मुर्दा काला ठहरा हुआ समुद्र। फिर कैमरा ने वो चीज़ें पकड़ी जो बायोलॉजी के किसी रूल को नहीं मानती थीं। ये कोई नॉर्मल सी क्रीचर्स नहीं थे। ये टेंटिकल्स, उगे हुए आईबॉल्स और हाफ ट्रांसपेरेंट प्यूट्रेड फ्लैश से जोड़ तोड़कर बनाए गए क्रीचर्स थे, जैसे फॉर्मुलिन में सड़ते हुए फ्लैश के गोले गहरे समुद्र में तैरते हुए। उनका नेस्ट रियर लिविंग कॉरल और लेवायाथन बोन से बनी एक बस्ती। इसकी आर्किटेक्चर ऐसी थी जो देखने वाले का दिल मतलावे, जैसे किसी पागल देवता का सपना। जब कोई दुश्मन वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन इनसे टकराती तो ये क्रीचर्स अपने ऑर्गन्स को एक साथ वाइब्रेट करते। एक साइलेंट विस्पर निकलती जो वाटर के थ्रू ट्रैवल करती। ये साइकिक वेव सीधे कानों को पियर्स करती, ब्रेन को रेजोनेट करती। स्क्रीन में एनिमी के हेवी आर्मर्ड क्रैब वॉरियर्स अचानक पागल हो गए। भयंकर डर में उन्होंने अपने वेपन्स फेंक दिए, साथियों के दिल खोद निकाले, या उनके बॉडीज ने इरिवर्सिबल हॉरिफाइंग चेंजेस लिए। फ्लैश डिसॉल्व हुआ, रीशेप हुआ, आखिर में वो डीप सी अबिस का हिस्सा बन गए। फुटेज के अंत में एक आइलैंड जितना बड़ा टेंटिकल से ढका हुआ सी मॉन्स्टर समुद्री खाई से ऊपर आया। उसकी एक दहाड़ से स्क्रीन के पार भी वो सोल पियर्सिंग हॉरर फील हुई। गुहैंग ने ठुड्डी पर हाथ रखा। होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आई। कुथुल स्टाइल सबस्पेस करप्शन। ये उन आयरन टिन कैंस काटने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में दोनों साइड्स की प्रोफाइल साइड बाय साइड दिखाई गई। बाईं तरफ ब्लैक स्मोक, गियर्स और हैवी सिलेंडर्स वाली इंडस्ट्रियल वायलेंस। दाईं तरफ स्लाइम, टेंटिकल्स, एबिस और नेमलेस डीप सी हॉरर्स। दो बिल्कुल अलग स्टाइल्स स्क्रीन पर टकराए। देखने में ही एक अजीब फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुई। सिस्टम साउंड बजा। मैच शुरू। सिनारियो जनरेट हो गया। फॉगी सी का लाइट हाउस, बैटलफील्ड एनवायरनमेंट, एंडलेस पोल्यूटेड ओशन। डेयर
और एनवायरमेंट रेट्स, समुद्र का पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन सब स्पेस साइकिक पोल्यूशन से भरा है। सभी नॉन नेटिव यूनिट्स को लगातार सप्रेशन चेक करना होगा। फेल होने पर केओस, फियर या म्यूटेशन। विक्ट्री कंडीशन, समुद्र के बीच में बने एंशिएंट लाइट हाउस को कैप्चर करके जलाओ। गुहांग ने सिनारियो पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में हंसी और ठंडी हो गई। उसने फोर्स कॉन्फ़िगरेशन खोला। सब स्क्रीन पर देख रहे थे। क्या वो एक्सपेंसिव साइकिक जाम्स खरीदेगा या सोल्जर्स को डिस्पोजेबल माइंड प्रोटेक्शन हेलमेट्स देगा? लेकिन गुहांग की मूव ने एक बार फिर सबकी कॉमन सेंस को रौंद दिया। उसके पास थंडर वॉरियर्स थे और वो नया बना हुआ ईशान लैंड क्रूजर। साइकिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट तो छोड़ो, उसके पास एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव राउंड्स भी नहीं थे। फिर उसने पिछले राउंड की कमाई और अकाउंट में जो भी बचा था सब कुछ ईशान के कोर मॉड्यूल में झोंक दिया। इंजन रूम मॉड्यूल मॉडिफिकेशन, प्रिमिटिव न्यूक्लियर रिएक्टर, फोर्स्ड ओवरलोड मोड। मॉडिफिकेशन डिस्क्रिप्शन, सभी सेफ्टी लॉक्स हटाओ, कूलिंग रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, सभी रेडिएशन शील्डिंग लेयर्स हटाओ। रिएक्टर को थोड़े समय के लिए 300% क्रिटिकल पावर पर दौड़ने दो। हीट आउटपुट थियोरेटिकल मैक्सिमम पर। यह ऑपरेशन एक सीरियस टेक्निकल वायलेशन है। रिएक्टर कोर को परमानेंट थर्मल मेल्टडाउन डैमेज होगी। मेल्टडाउन प्रोबेबिलिटी 99%। मॉडिफिकेशन कंप्लीट। फिर सप्लाईज लोडिंग, इंडस्ट्रियल ग्रेड हैवी लिक्विड नाइट्रोजन कूलेंट। हजारों टन का कूलेंट स्टोरेज टैंक्स में भरा। पाइप सीधे रिएक्टर के हीट एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़े गए। स्क्रीन कट हुई। डीप सी अबिस की प्रिपरेशन साइड। उनका नेविगेटर एक पीला, आंखें धसी हुई नौजवान था। वो टैक्टिकल मैप पर उस विशाल स्टील फोर्ट्रेस को घूर रहा था। एक नर्वस, पागलपन भरी हंसी निकली। क्रीचर्स को नीचे भेजो, बार्नेकिल्स की तरह उस शिप पर चिपक जाएं। साइकिक पोल्यूशन उस मोटी आयरन शेल के थ्रू अंदर भेजो। उन आयरन कैंस को डर में एक दूसरे को मारने दो। उनके ऑपरेटर्स को पागल होने दो। खुद इंजन बंद करने दो। आखिर में क्रैकन को जगाओ। उस मरी हुई आयरन कॉफिन को उसकी हास्यास्पद रैशनैलिटी समेत अब इसमें खींच ले जाओ। स्क्रीन गुहांग की साइड पर आई। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। वो चेयर पर पसरा हुआ था, उस डार्क और हॉन्टेड काले समुद्र को स्क्रीन पर देख रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जैसे कोई शरारती बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर कुछ जलाने की फिराक में हो। इस बार वो दुश्मन का इंतजार नहीं किया। काउंटडाउन 0 होते ही उसने सीधे ईशान की कमांड ब्रिज से कनेक्ट किया। हेफेस्टस को, जो खुद को हाफ मैकेनिकल बना चुका था, एक लास्ट डिच ऑर्डर दिया। यूनिट ईशान एग्जीक्यूट मोड। रिएक्टर फोर्स्ड ओवरलोड। कूलेंट इंजेक्शन फुल ओपन। टारगेट बैटलफील्ड सेंटर। एंशिएंट लाइट हाउस कोऑर्डिनेट्स। थर्मल एक्सचेंज सिस्टम रिवर्स ऑपरेशन। एक्शन, उस इलाके के समुद्र का पानी उबाल दो। डीप सी अबिस की प्रिपरेशन साइट पे वो नेविगेटर मृत पीला, धसी आंखें लिए टैक्टिकल सैंड टेबल घूर रहा था। उसके होंठ खिंचे, टेढ़े दांत दिखे। गले से एक चिपचिपी नर्वस आवाज निकली। शुरू हो गया। साइकिक पोल्यूशन को ओशन करंट्स के साथ फैलाओ। उन आयरन कैंस के ब्रेन को तबाह करो। अबिस आ गई, एंडलेस पॉल्यूटेड सी। स्क्रीन में वो परमानेंटली फॉगी काला पानी स्टरिंग हो गया। ये फिजिकल बॉइलिंग नहीं था, ये साइकिक लेवल की हलचल थी। इनविजिबल अबिस वेव्स लाइट हाउस को सेंटर मानकर सभी दिशाओं में फैलने लगी। ये डीप सी अबिस का रेशियल टैलेंट था। एनवायरमेंटल करप्शन। वो मैडनेस और साइकिक पॉइजन को वाटर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में फोर्स इंजेक्ट कर देते थे। पूरा ओशन अब वाटर नहीं था, एक विशाल लिक्विड साइकिक प्रिजन बन गया था। कोई भी नॉन नेटिव क्रीचर इस पानी में कदम रखते ही कुछ सेकंड्स में अबिस की पुकार सुनेगा। रीजन जाएगी, वो सिर्फ किलिंग मशीन बन जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन की साइकिक अटैक ट्रेंड एलीट वॉरियर्स की विल पावर से भी ज्यादा थी। बिना साइकिक स्टेबलाइजर के इस समुद्र में कोई 10 मिनट्स भी नहीं टिक सकता था। सबकी नजरें कोस्टलाइन पर उस स्टील जायंट पर थीं। ईशान खड़ा था, एक डेड वॉल्केनो की तरह शांत। उसकी क्लिफ लाइक बो वॉल पर आइसिंग जमी थी। विशाल ट्रैक्स जमीन में धंसे थे, जैसे जंग खा गए हों। सब सोच रहे थे ये ट्रेडिशनल वॉरशिप की तरह इंजन स्टार्ट करेगा, ऑकवर्डली समुद्र में घुसेगा। लेकिन एक कमांड जो हर नेवल कन्वेंशन को तोड़ती थी, गू हैंग के न्यूरल लिंक से सीधे शिप के लॉजिक इंजन में घुसी। हाईएस्ट कमांड, ईशान एग्जीक्यूट प्रोटोकॉल। टारगेट लॉग्ड, बैटलफील्ड सेंटर, एंशिएंट लाइट हाउस कोऑर्डिनेट्स। टैक्टिकल पावर रिएक्टर फोर्स्ड ओवरलोड। थर्मल एक्सचेंज सिस्टम रिवर्स, फुल पावर आउटपुट। एक्शन, उस इलाके के ठंडे पानी को उबाल दो। स्क्रीन में ईशान का जवाब आया, एक गुनगुनाहट, पहले से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा भयानक। उस बीस्ट के सीने की गहराई से फटी यह प्रिमिटिव फ्यूजन रिएक्टर की तड़पती आवाज थी। जब उसके सभी सेफ्टी लॉक्स हटाए गए, मशीन सोल चीख रही थी, मेटल करा रही थी। पूरा स्टील का पहाड़ बुरी तरह कांपने लगा, जैसे कभी भी टूट जाएगा। हल के दोनों किनारों पर 48 विशाल हीट डिसिपेशन वेंट्स, जिनका डायमीटर 10 मीटर से ज्यादा था, एक साथ खुले। मैग्मा जैसा गाढ़ा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्लाज्मा वेस्ट आसपास के ग्राउंड को ग्लास बना गया। फॉग ब्लड रेड हो गई। फिर सबकी आंखें फटी देखती रहीं। ये चलता फिरता कॉन्टिनेंट समुद्र में नहीं उतरा। उसने बस हाइड्रोलिक सस्पेंशन एडजस्ट की। उसकी क्लिफ जैसी बो वॉल थोड़ी नीचे झुकी। बो के नीचे, जो इमरजेंसी प्रेशर रिलीज के लिए था, 100 मीटर से ज्यादा डायमीटर का विशाल हीट डिस्चार्ज नोजल सीधे सामने के समुद्र की तरफ पॉइंटेड था। वहां डीप सी क्रीचर्स का सबसे घना एम्बुश जोन था। फायर।
एक ऐसी ब्लास्ट जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रेड स्पेक्ट्रम से परे एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली। ये लेजर नहीं था, ये हजारों डिग्रीज टेम्परेचर का प्योर प्लाज्मा था, जिसे मैग्नेटिक फील्ड बेयरली कंट्रोल कर रहा था, सब कुछ मिटाने वाले फिजिक्स के लॉज के साथ, गॉड की तरह। कोई एक्सप्लोजन नहीं था, क्योंकि एक्सप्लोजन की स्पीड वेपराइजेशन की स्पीड से स्लो थी। बस एक एक्सपैंडिंग ब्लाइंडिंग वाइट लाइट, जैसे सी सरफेस पर एक डेथ फ्लावर खिली हो। ईशान से शुरू होकर सैकड़ों मीटर्स चौड़ा एक बॉइलिंग पाथ अनस्टॉपेबल स्पीड से ओशन सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज ने अपनी सबसे ब्रूटल पावर दिखाई। जहां जहां ये पहुंचा, समुद्र का पानी उबला, फिर एक पल में वाइट स्टीम बन गया। सी लेवल आंखों के सामने नीचे गिरने लगा। नीचे से बर्न्ड क्रैक्ड धुआं उठाती सी बेड नजर आई। जो क्रीचर्स शैलो वाटर में एम्बुश लगाए बैठे थे, उन पर तबाही आई। उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल टेम्परेचर के सामने बेमानी थी। चीखने का भी मौका नहीं मिला। स्लाइम और सॉफ्ट टिश्यू से बने उनके बॉडीज पल भर में लग गए। टेंटिकल्स उबलते पानी में सिकुड़े, टूटे। आईबॉल्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर में फट गए। टर्बिड फ्लूइड फूटा। हाफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज डेड ग्रे कुक्ड मीट बन गई। एक सिकनिंग स्टेंच उठी। सबसे ज्यादा फेटल बात यह थी कि पानी में जो साइकिक पोल्यूशन मिली थी, उसे कैरियर चाहिए था। इस बैटलफील्ड पर कैरियर पानी था, और अब पानी नहीं था। उस फिजिकल फोर्स के एब्सोल्यूट वायलेंस के सामने वो बिजार साइकिक वेव्स एक भी रिपल बनाए बिना पानी के एवेपोरेशन के साथ हवा में मिल गई। जब कैरियर नहीं, तो वेपन कहाँ? डीप सी अबिस की प्रिपरेशन साइट पर वो नेविगेटर जो पहले बीमार कॉन्फिडेंस से भरा था, अब कंट्रोल पैनल की एज को दोनों हाथों से जकड़े था। नाखून टूट गए, पर पता भी नहीं था। होलोग्राफिक स्क्रीन पर वो वाइट डेथ पाथ उसके होली लैंड की तरफ बढ़ रही थी। उसकी पिन होल जैसी सिकुड़ी प्यूपल्स में वो नजारा था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो कांपते हुए साइकिक लिंक रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, क्रीचर्स को अटैक करने का ऑर्डर देने की, लेकिन जवाब में बस डेड साइलेंस और ब्रोकन सिग्नल्स थे। डीप सी लेवायथन क्रैकन अभी सी सरफेस की तरफ निकला ही था। उबलते पानी की गर्मी से वापस आबिस में खिंच गया। एक दर्दनाक हॉन्टिंग वेल निकली। उसका होम एडवांटेज, उसकी साइकिक पोल्यूशन, उसकी क्रीचर्स की आर्मी, ओपोनेंट की इस रूथलेस नेचुरल डिजास्टर जैसी इंडस्ट्रियल वायलेंस के सामने कितनी हास्यास्पद, कितनी पावरलेस थी। डीप सी अबिस की प्रिपरेशन साइट पर बस होलोग्राफिक स्क्रीन की ठंडी रोशनी उस नेविगेटर के मुर्दा सफेद चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर वो वाइट डेथ लाइन 30 नॉट्स पर सेकंड की रफ्तार से अंधेरे को चीरती उसके बेस की तरफ बढ़ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। नेल्स कंट्रोल पैनल के एलॉय एज में धंस गए। इंसान के लोहे के हथियार महान अबिस से कैसे जीत सकते हैं? उसके गले से टूटी फूटी आवाज निकली। ब्लड शॉट आइज उभर आईं, लाल नसें जाल की तरह फैल गईं। उस पर रीजन पूरी तरह टूट गई। उसकी जगह एक डेस्परेट पागलपन भरा गुस्सा आया। उसने कंट्रोल पैनल पर एक ब्राइट रेड बटन पर मुक्का मारा। तो साथ मरते हैं, सब कुछ अब इसको दे दो, जागो क्रैकन। डीप लेयर रिलाय ये अल्टीमेट कमांड इशू होती ही वो सिटी जो ट्विस्टेड कोरल और लिवाथन बोन से बनी थी, जाग थी। हजारों क्रीचर्स का ड्रिफ्टिंग रुक गया। उनकी ब्लिंक लेस आइज एक साथ सिटी के सेंटर की उस बॉटमलेस ट्रेंच की तरफ घूम गई। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई ग्रीफ नहीं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगे। अनगिनत डल थम्प्स, डीप सी क्रीचर्स के टेंटिकल्स टूटे, फ्लैश ब्लिस्टर्ड। हजारों टन्स की बायोमास पल भर में प्यूट्रेड स्टिंकिंग ग्लोइंग ग्रीन स्लरी बन गई। ओशन करेंट्स के साथ उस ट्रेंच में बहती गई। ये सबसे प्योर फ्लैश ट्रैप था। जान की बदले जान, ब्लड की बदले सोल। सी सरफेस बैटलफील्ड पर शांत समुद्र अचानक फट गया। वेव्स नहीं, सी बेड ऊपर आ रहा था। विक्ट्री टारगेट एंशिएंट लाइट हाउस जिस आइलैंड रीफ पर था, वो एक भयानक क्रैकिंग साउंड के साथ पागलपन से ऊपर उठने लगा। पानी काली रॉक से वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रहा था। जज पैनल पर सू वैन बेटा पैनल घूर रहे थे। प्यूपल्स सिकुड़ गईं। क्या वो आइलैंड हिल रहा है? जनरल हु यू आगे झुके। सब देख पाए उसके असली शक्ल। ये एक स्कल था, बानेक्लीज, रिंकल्स और अनगिनत बंद विशाल आइस से ढका हुआ एक बायोलॉजिकल स्कल। इतना विशाल कि जो हिस्सा ऊपर दिख रहा था उसी ने आधा आसमान ढक दिया। फिर सी सरफेस पूरी तरह छिड़ गई। धड़ाम 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 8 मोटे मोटे टेंटिकल्स जो क्लियर स्काई के पिलर्स जैसे थे, पानी से निकले। पागलपन से सी सरफेस पर पटकने लगे। हर टेंटिकल पर सकर्स थे जो एक टैंक से भी बड़े थे। अंदर घनी शार्प चिटिनस टीथ हवा में खुलकर काक काक की आवाज निकाल रही थीं। एंशिएंट टाइटन क्लास क्रीचर, डीप सी एंशिएंट गॉड क्रैकन। वो जाग गया था।